ये वाला चैप्टर हम धीरे करेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ आए, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा थोड़ा एम्फेसिस करना पड़ेगा, 2-3 बार भी कर लेंगे बाद में। सो फर्स्ट इज गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के बीच में अंतर होता है। फॉल्स एविडेंस कोई भी ऐसा एविडेंस होता है जो आपको पता है इज नॉट द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स। कोई भी चीज जो सच्ची नहीं है, आपको पता है इसमें कुछ ना कुछ घपला है, अगर आप ऐसा एविडेंस यूज कर लेते हो, आप ये एविडेंस ले आते हो कोर्ट में, तो यू आर गिविंग फॉल्स एविडेंस। आप कोई स्टेटमेंट झूठी दे रहे हो तो वो भी एक एविडेंस होता है, और वो भी गिविंग फॉल्स एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। नाउ व्हेन वी कम टू फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, तब आप किसी चीज को फैब्रिकेट करते हो, किसी चीज के साथ टेम्परिंग करते हो। तो अगर आपने कहीं पे एंट्रीज वगैरह छेड़ दी किसी डॉक्यूमेंट में, कुछ गड़बड़ करके ले आए, कहीं पे झूठा साइन किया किसी का, दैट इज व्हाट इज फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। इसको हमें फॉर्जरी के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। फॉर्जरी का चैप्टर और फॉर्जरी के सेक्शंस बिल्कुल अलग हैं, और ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। अब 193 में इनकी पनिशमेंट दी जाती है, 194 और Just a 190। sec, Raghav. हाँ जी Just सर। मैं the moment you say कि फॉर्जरी के चैप्टर्स अलग है, थोड़ा यही बता दो तो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर सर अभी अभी आगे आएंगे, वो अभी आएंगे आगे, क्योंकि हम आएंगे आगे, आप चिंता मत करो, सारी चीजें कवर्ड है, बता दूंगा मैं। नहीं नहीं, वो तो आप कवर अभी के लिए करोगे। आप लिखो जैसे आप 463, 463 एंड ऑनवर्ड्स लिख लो। फॉर्जरी हमें वहां पे मिलती है 463 एंड ऑनवर्ड्स में, और उसकी बात हम फिर वहीं पे करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कंफ्यूजन होगी, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर हमने एक भी क्वेश्चन उठाया तो 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी सिर्फ आप, जो हम इंडेक्स पे काम कर रहे हैं उस पे काम करते हैं। लेट्स गो अहेड। पहले हमें डिफाइन किया जाता है कि गिविंग फॉल्स एविडेंस क्या होता है, फिर बताते हैं फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या होता है। 193 हमें बताता है कि इनकी पनिशमेंट क्या होती है, दोनों की एक साथ बता देता है। उसके बाद गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। एक बार ऊपर करना। ठीक है ना, ओके, डन डन डन। ठीक है। नाउ ये दोनों को आप एक साथ रख लो। अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हो या फैब्रिकेट करते हो सो दैट किसी और को कन्विक्शन हो जाए, और वो कन्विक्शन अगर कैपिटल ऑफेंस की होती है तो 194 बन जाएगा, अगर वो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ तक की होती है तो 195 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अलग कर दो। उसके बाद 195 ए एक अलग से सेक्शन है, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। आपने किसी को धमकी दी कि फॉल्स एविडेंस दे, अपने आप को बचाने के लिए या किसी भी वजह से आपने बोला कि फॉल्स एविडेंस दे, झूठा एविडेंस दे, एंड यू थ्रेटन द पर्सन, उसके लिए 195 ए में सजा मिलेगी। कैन एनीबडी टेल मी द प्रोसीजर इन सीआरपीसी अबाउट थ्रेटनिंग ऑफ विटनेसेस? कौन से सेक्शन में दिया गया है? 162 सीआरपीसी, पुलिस ने थ्रेटन किया तो। नहीं नहीं, 162 सीआरपीसी कहता है कि ऐसा मत करना, जब भी आप स्टेटमेंट्स वगैरह दोगे तो उस पे इंड्यूसमेंट नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो बात करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो और कि आप फॉल्स एविडेंस दो। तो बहुत इजी है, इसको याद रखना, ये हमेशा याद रहना चाहिए कि सीआरपीसी में भी सेक्शन 195 ए ही है, यहाँ पे भी 195 ए ही है, और सीआरपीसी में भी सेक्शन 195 ए ही है। और वो कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है बस कंप्लेंट कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा आपका 195 ए। लेट्स गो अहेड। 196 बात करता है यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। आपको पता है कोई चीज ठीक नहीं है, आप उसे फिर भी यूज कर लेते हो, आप 196 में आ जाओगे। फिर हम 197 से 200 की बात करते हैं, जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स और स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशंस की बात होती है। अब फॉल्स सर्टिफिकेट
वो सर्टिफिकेट होना चाहिए विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। कहीं लॉ में लिखा है कि ऐसा सर्टिफिकेट लेके आओ, तो हम उसको, और उसको फिर आप अगर फॉल्स सर्टिफिकेट वो होता है तो आपको इसमें सजा दी जाएगी। ठीक है। और One query here, Dadaji. यस सर। Now, if I am a public authority or somebody supposed to issue certificate, मैं false certificate issue करता हूँ, would my act fall under section 197 या 192? 197 और 192, हाँ, ऑब्वियसली 197 सर, क्योंकि 197 स्पेसिफिकली उसकी बात करता है, 192 तो डिफाइनिंग क्लॉज है। नहीं तो फैब्रिकेट तो कर रहा हूँ ना मैं false certificate. किस चीज के लिए कर रहे हो? फॉल्स सर्टिफिकेट कर रहे हो ना, फैब्रिकेट स्पेसिफिकली तो यहाँ लिखा है ना। अब अगर मैं कहूँ कि अगर आपने किसी बच्चे के साथ रेप करा है, तो उसके लिए आप आईपीसी 376 के प्रोविजंस के अंडर आओगे या पॉक्सो के अंडर? तो नॉर्मली जनरल ऑफेंस रेप का दिया हुआ है आईपीसी में, बट स्पेशली तो पॉक्सो में दिया है ना, तो पॉक्सो में जाओगे। तो जब यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप स्पेशली इसमें जाओगे, जो स्पेशल सेक्शन है वो हमेशा आगे आएगा। अच्छा, अभी 191 192 के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस. गिविंग फॉल्स एविडेंस मैंने बताया ना सर कि फैब्रिकेटिंग होता है जब आप खुद अपने हाथ से किसी सही चीज को फॉल्स बनाते हो, टेम्पर करते हो, ठीक है ना। और गिविंग फॉल्स एविडेंस क्या है कि एविडेंस पहले से फॉल्स है, आप वो दे रहे हो। आएंगे इस पे हम, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें, क्वेश्चंस रुकेंगे नहीं। सो वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 197, इशुइंग और साइनिंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट। किसी ने भी सर्टिफिकेट किसी भी तरह का देना था, उसमें उन्होंने साइन कर दिया या उसे इशू कर दिया जो उन्हें पता है कि वो मटेरियल पर्टिकुलर्स में गलत है, फॉल्स है, तो फिर इसमें सजा बनेगी। यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स। अब देखो यहाँ पे तो इशू हो रहा है, कोई आदमी बिना किसी चीज को जाने या जानते हुए कि वो गलत है एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, वो 197 में आ रहा है। अब कोई अगर ऐसा सर्टिफिकेट बना हुआ है और फिर उसको कोई यूज कर ले, तो वो 198 में आ जाएगा। देन वी कम टू 199 एंड 200, ये दोनों डेक्लेरेशंस की बात करते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डेक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। कोई भी डेक्लेरेशन जो फॉल्स तरीके से, किसी भी डेक्लेरेशन में आपने फॉल्स स्टेटमेंट डिक्लेयर करी हुई है, वो यहाँ आ जाएगी। और अगर ऐसी कोई डेक्लेरेशन है जिसे आप यूज कर लेते हो, तो वो 200 में आ जाएगा, ठीक है। देन वी कम टू 201, ये सारी दुनिया को पता है सेक्शन। स्क्रीनिंग करना और कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन दी ऑफेंडर। दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें कि आप डिसअपियरेंस कॉज करते हो एविडेंस की, और उसका आपके उसके पीछे इंटेंशन होता है कि जिसने ऑफेंस किया है आप उसको बचाना चाहते हो। ये दो चीजें जहां पे भी होंगी वहां पे आप 201 में आ जाओगे। यहाँ पे कैपिटल ऑफेंस में अगर आप करते हो अलग सजा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड लेस देन 10 ईयर्स में अलग अलग सजाएं मिलेंगी। If I am not wrong, can I say something? यस सर। ये किसका केस था जो पीटर और रानी मुकरेजा है, डॉटर का, जो she got her killed and उसका सूटकेस में फेंक दिए थे पीसेस. I think that should come under section 201. अगर ऐसा किया जा रहा है, सूटकेस में डाल के फेंका जा रहा है अब बॉडी को, तो दैट कम्स अंडर 201। आयुषी, you were adding something? इंद्राणी मुखर्जी। इंद्रानी मुखर्जी, ओके, ठीक है। लेट्स गो अहेड। 201 के बाद 202। अब 201 के बाद से ब्रैकेट लगा लो कि इसके आगे ज्यादातर चीजें किस लिए हो रही हैं, किसी ना किसी को सजा से बचाने के लिए, टू सेव समवन। ठीक है, तो यू आर गोना सेव समवन फ्रॉम सम पनिशमेंट। आगे भी वही सारी चीजें होने वाली हैं। और 217 से पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे बांट लेना कि हमने ऊपर से देखा कि नॉर्मल इसके जनरल ऑफेंसेस 191 से लेके 196 तक हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट्स और डेक्लेरेशंस 197 से 200 तक हैं।
201 से लेके 210 तक और उसके आगे भी कहीं ना कहीं किसी को बचाने की कोशिश करी जा रही है, और 217 से लेके 225 बी तक पब्लिक सर्वेंट्स किसी को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सबको बांट लेना। नहीं, एक और बार बताना, यानी 197 to 200 सर्टिफिकेट प्लस डिक्लेरेशन, 191 से लेके 196 तक जनरल ऑफेंसेस रिलेटेड टू फैब्रिकेटिंग एंड यूजिंग फॉल्स एविडेंस। 191 से लेके 196 तक। उसके आगे 197 से लेके 200 तक सर्टिफिकेट्स एंड डिक्लेरेशंस, और उसके बाद 201 से लेके आगे बढ़ेंगे हम, तो उसमें सब लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे 217 के बाद पब्लिक सर्वेंट्स बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है किस तरह का सर्टिफिकेट आएगा 198 में? कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट मत बोलना। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट करेक्ट। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ठीक है, ठीक है सर, इनफ। ये सर्टिफिकेट। आपने आपने क्या बताया 191 से 196 क्या बताया जो आयुषी ने पूछा? ये किस सर कैटेगरी में डालें? 191 से 196 जनरल है, जनरल अच्छा, ऑफेंसेस रिलेटेड टू फैब्रिकेटिंग एंड यूजिंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, और उसके आगे हमने फिर बात कर ली। ठीक है, और कोई मुझे बताएगा कि यहाँ जो डिक्लेरेशंस लिखी हैं वो किस तरह की डिक्लेरेशंस होंगी? वो एफिडेविट नहीं करते क्या अपन? अभी बार काउंसिल में एडमिशन लेने के लिए हमने एफिडेविट किया कि वी हैव नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। बिल्कुल सही बात है, ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन। ठीक है, थैंक यू आयुषी। ओके, सो अभी हमने देख लिया 201 पे आ गए, हमने क्या किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी या फिर डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस करा, और किसी को बचाने की कोशिश करी, स्क्रीन करा ऑफेंडर को। ठीक है, जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि सपोज करें कि मैंने और विवेक ने मिलके किसी को, हम दोनों ने मिलके, राघव एंड विवेक ने मिलके किसी एक को मारा है, किसी किसी भी इंसान को। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हम दोनों ने तो चलो मर्डर कर दिया, हम दोनों तो अकम्प्लिस हैं ही। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी टेल आयुषी कि सी पुलिस इज गोना catch us very soon, and if they find that we have cut this body and we have done all this, हमें उन्हें सबूत मिल जाएंगे और हम जेल जाएंगे। तो आप एक काम करो कि ये बॉडी फटाफट यहाँ से उठा के और अपना नागपुर ले जाओ और वहां पे कहीं फेंक देना किसी नदी में। अगर आयुषी ये करती है तो although she has not killed the person, but she is the one who is helping us conceal something, and she's trying to cause the disappearance of evidence। एविडेंस में कुछ भी हो सकता है, ये बॉडी भी हो सकती है, जिस चक्कू से इसे काटा गया वो भी हो सकता है, कोई भी और चीज हो सकती है। और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या था, हमें स्क्रीन करना इस ऑफेंस से और लीगल पनिशमेंट से। सो दैट इज व्हाट इज 201। देन वी कम टू 202, जिसमें है इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। हमने पीछे भी ये देखा था 176 एंड 187 में, इंटेंशनली ओमिट कर रहा था इंसान टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह किसी को सेव करने की कोशिश करी जा रही होती है। किसी को याद है कि इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए हम बाउंड कहाँ पे होते हैं, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 39 सीआरपीसी। ओहो सर, नहीं तो बताया था पहले भी। सेक्शन 30। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो याद हो गया सबको। चलो अच्छा, अभी मैंने अकम्प्लिस की बात करी, कोई मुझे बताएगा कि एविडेंस एक्ट में अकम्प्लिस के बारे में कौन सा सेक्शन है? 133 and illustration of 144 illustration नहीं, वो एडवर्स 144 नहीं है, 144 अलग है, 144 इज रेड विद 91। 133 and some illustration of some other section का। सेकंड इलस्ट्रेशन ऑफ 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। yes right। एक सेकंड होल्ड करें, ये क्या होल्ड कौन किया सा हुआ बोला है सर। आपने? सेक्शन 114 में आ जाओ सर, एविडेंस हाँ, एक्ट की
सेक्शन 114 बात करता है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस होने की वजह से कोर्ट अज्यूम कर लेगी, और उसी के अंदर हमें कुछ इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं इन चीजों को समझाने के लिए। और उन्हीं इलस्ट्रेशंस में सेकंड इलस्ट्रेशन है जो बात करती है कि अगर एक अकम्प्लिस ने एक एविडेंस दिया है तो उसको ज्यादातर जनरली हम अनवर्दी ऑफ क्रेडिट मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि उसने सही बात कही है अनटिल एंड अनलेस हमने कोरोबोरेट कर लिया है। और 133 ये बोलता है कि अकम्प्लिस का एविडेंस बहुत बढ़िया एविडेंस होता है और उससे आप किसी को सजा दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसे मटेरियली कोरोबोरेट किया गया। ठीक है, 133 of Evidence Act. 133 सर, हाँ 133 प्लस 114 ऑफ एविडेंस एक्ट। फाइनली अब क्या कहता है कि कोरोबोरेशन जरूरी है ना? हाँ, अगर आप मुझे अब डिविएट कर दोगे, बट लेट्स डू इट वेरी क्विकली। 133 हमें बताता है कि अकम्प्लिस का अगर एविडेंस है उसके बेसिस पे भी किसी को सजा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कोरोबोरेट करना पड़े। बट इट इज व्हेन द एविडेंस इज क्रिस्टल क्लियर, मतलब बिल्कुल ही इतना अच्छा एविडेंस हो कि उसमें जरूरत ही नहीं है कोरोबोरेशन की। एंड 114 जो है वो हमें कहता है कि ज्यादातर हम उसे अनवर्दी मानेंगे। तो अब ये जो 133 है ना, वो सिर्फ ये कहता है कि उसमें वर्ड यूज हो रहा है मियरली, सिर्फ इस वजह से कि वो अकम्प्लिस है इसलिए आप उसको साइडलाइन नहीं करोगे। तो एक्सेप्शनल केसेस में आप कर सकते हो। सो 133 एक तरह से एक्सेप्शन है और 114 जो है वो जनरल रूल है। जनरली आप अनवर्दी ही मानोगे। ऑब्वियसली कोरोबोरेशन तो बेस्ट रूल है ना, कोरोबोरेशन तो करनी चाहिए, तो वो करना होगा। सो अगर हम अकम्प्लिस की बात करें तो हम 114 के रूल को ऊपर रखते हैं और 133 की बात को बाद में रखते हैं। ठीक है, लेट्स गो अहेड। इंटेंशनल ओमिशन हो गई। 203 आ गया, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। अब यहाँ पे आपने पहले तो इंफॉर्मेशन नहीं दी 202 में, और 203 में आए तो आपने इंफॉर्मेशन जो दी वो गलत इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, ऐसा ही हमने यहाँ पे हमने अकम्प्लिस क्यों डिस्कस किया था, ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? क्योंकि हमने आपको यहाँ अकम्प्लिस बनाया था ना बॉडी फेंकने के लिए, विवेक और मैंने। राइट राइट राइट। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। 202 और 203 को एक साथ रख लेना, कनेक्टेड सेक्शंस हैं। फिर आते हैं हम 204 पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। अब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिवेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया था मेरे दोस्त के साथ। मैंने उसको पर्ची पास करी थी और मैम ने पकड़ लिया और हमें प्रिंसिपल के पास ले जा रहे थे। अब मुझे तो कोई आस नहीं थी, मैंने कहा ठीक है ले जाओ, 2-4 थप्पड़ मार के साइड कर देंगे। वो था थोड़ा सा तेज, उसने वो पर्ची खा ली और उसके बाद मतलब छूट गए थे, ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं आगे। तो दिस इज हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय द एविडेंस। सो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो हमने एक ऑफेंस किया वहां पे, वो हमारे खिलाफ एविडेंस बन सकता था वो पर्ची प्रिंसिपल मैम के सामने जो जज होती, और क्योंकि वो हमने डिस्ट्रॉय किया तो ऑफेंस हो गया। तो एक तरह से हम 204 के अंडर आ सकते थे। Vishwas, you are a bright spark like you also got caught. क्या है एग्जाम्पल सत्य घटनाओं You indulge in that. पर सर मैं चीटिंग करा रहा था, देखो। मैं चीटिंग कर नहीं रहा था खुद। Well, that is okay because this is what is expected out of you, not that you will indulge in cheating. रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। बिल्कुल सही बात है, मैं अभी ले जाने वाला था कि हमने ऊपर बात करी है ग्रेटिफिकेशंस की। उसमें ऑफरिंग भी अपराध है और लेना भी अपराध है। चलो एनीवेज कर दिया अपराध। लेट्स गो अहेड। 175 में भी हमने इसके बारे में कुछ देखा था, तो कनेक्ट कर लेना। 204 के आगे 175 भी लिख लेना। एक बार शक्ल देख ही लेते हैं हम 175 की भी। 175 से ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। अच्छा, ये 175 फिर मैंने इससे कनेक्ट किया होगा। 202 के सामने लिख लेना। When you are bound to produce something, when you are bound to give something, information or document which you are not giving. So 202 के आगे 175 लिख लेना।
देन वी कम टू 205 which is false personation for the purpose of act or proceeding in suit or prosecution. So two important words. पहले तो आप पर्सोनेशन करते हो और उसका पर्पस क्या होना चाहिए? फॉर एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन. अब आपको सूट और प्रोसिक्यूशन में आप किसी के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, राजेश सर के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है और मुझे उनसे कोई कोई बदला निकालना हुआ. विटनेस की तरह राजेश सर को बुलाया गया, सर मुझे पता है कि आज नहीं जाएंगे. मैं गया, मैंने बोला कि मेरा नाम राजेश टंडन है और मैं आई एक्सेप्ट दैट आई हैव डन दिस ऑफेंस, और मैंने करवा दिया सर को जेल. ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं फॉल्स पर्सोनेशन कर रहा हूं, मैं किसी और को पर्सोनेट कर रहा हूं किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग, सूट या प्रोसिक्यूशन में, तो मैं 205 के अंडर आ जाऊंगा. देन वी कम टू 206 fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure or forfeited or in execution, as forfeited or in execution. तो मैं किसी भी प्रॉपर्टी को फोरफीट होने से बचा रहा हूँ या एग्जीक्यूशन में बचा रहा हूँ. सपोज मैं एक प्रॉपर्टी का केस हार गया जिसमें मैं लड़ रहा था कि ये मोटरसाइकिल मेरी है या किसी और की है. मैं जब वो हार गया, मुझे पता है कि एग्जीक्यूशन होने वाली है एंड ऑफिसर्स आर गोना कम एंड दे आर गोना फोरफीट माय मोटरसाइकिल. मैं उसको कंसील कर देता हूँ. मैं बोल देता हूँ कि उज्जवल सर, आपका घर बहुत बड़ा है, पीछे बैकयार्ड भी है और किसी को कोई शक भी नहीं होगा, बड़े आदमी हो, आपके पास तो रहती हैं गाड़ियां, एक बाइक और रख लो. तो मैंने उनके यहाँ बाइक रख दी. दैट इज हाउ आई कंसील द प्रॉपर्टी दैट वाज गोइंग टू बी फोरफीटेड. तो मैं किस में आ जाऊंगा? 206 में. Then we come to 207, fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution. अब यहाँ पे झूठा क्लेम हो रहा है, एक तरीके से कोई मेरा अकम्प्लिस बनने आ रहा है, कोई मुझे बचाने आ रहा है इसमें, जिसने मेरी प्रॉपर्टी को फोरफीट होने से बचाने के लिए एक क्लेम डाल दिया उसके ऊपर कि आई क्लेम दिस प्रॉपर्टी एज माइन. तो झंझट हो जाएगा ना. तो द ऑफिसर्स विल हैव टू फर्स्ट डिस्पोज ऑफ दिस इशू before making any forfeiture. So if that is an attempt made by someone, then he or she will be prosecuted under 207. Right? Then 208 is fraudulently suffering a decree for sum not due. अब यहां पे क्या हो रहा है कि दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, fraudulently suffering और not due. Sum is not due. ठीक है. अब क्या होता है कि मेरे खिलाफ डिक्री हो गई, राजेश सर और मेरे बीच में एक सूट चल रहा है. राजेश सर ने सूट किया हुआ है कि इसने मेरे को 20 लाख रुपए देने हैं और मेरे खिलाफ ये डिक्री हो जाती है कि हाँ मैंने 20 लाख रुपए देने हैं. ठीक है. और उसी टाइम क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसी कोई डिक्री होने वाली है, आयुषी आ जाती है इस केस में और क्लेम कर देती है दूसरे कोर्ट में मेरे खिलाफ क्लेम कर देती है कि राघव ने मेरे को 25 लाख रुपए देने हैं और मैं वो सफर भी कर लेता हूं. ठीक है. मैं कहता हूं कि हाँ मैंने पैसे देने हैं और मैं 25 लाख रुपए आयुषी को दे देता हूं. तो अब मुझे नहीं देने पड़ेंगे ना राजेश सर को, मैं दूंगा कहां से? जब होंगे ही नहीं तो कहां से दूंगा? तो आयुषी ने, मतलब मैंने यहाँ पे फ्रॉड्यूलेंटली सफर करी है ये डिक्री. हमें पता है देयर इज अ कॉल्यूजन. कॉल्यूजन के लिए कौन सा सेक्शन है एविडेंस एक्ट में? यार पहले ये एग्जाम्पल एक बार एक्सप्लेन करना, तो मेरे को समझा नहीं. यानी मेरे को किसी को पैसे देने, ये इसके ऊपर है क्या? गार्निशी ऑर्डर के ऊपर है एग्जाम्पल? नहीं, गार्निशी ऑर्डर में मत जाओ ना. देखो सिंपल स्टोरी समझो. तो समवन इज सेइंग, कोई जबरदस्ती अपने ऊपर एक बर्डन ले रहा है. ठीक है. फ्रॉडलेंटली सफरिंग अ डिक्री. ठीक है. जिसकी वजह से कोई दूसरा बच जाए वैसी डिक्री से. ठीक है ना. तो अभी क्या है कि कोई एक सूट चल रहा है, मेरे को किसी को 20 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं. मैं कहता हूँ यार किसी बाहर वाले को देने से अच्छा है किसी से यहाँ पे एक सूट करवा देता हूँ. मैं आयुषी को बोलता हूँ कि तू एक सूट कर दे
और ये मेरे ऊपर क्लेम डाल दे 25 लाख का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कॉल्यूड कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। जो भी इंसान ऐसा होगा जो जिसको नहीं ऐसे पैसे देने, वो फिर भी कोर्ट में आके बोलता है कि हाँ हाँ ऐसे पैसे मेरे को देने हैं, लो लो ले लो, ताकि दूसरी जगह पे ना देना पड़े, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड सफरिंग डिक्री व्हेन द सम इज नॉट ड्यू, ठीक है। इसमें डेप्थ में जाएंगे हम, क्योंकि इसके साथ और कनेक्टेड सेक्शंस भी हैं। देन कम्स डिसऑनेस्टली मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट, अगेन दीज आर टू कनेक्टेड सेक्शंस। कोई भी कॉल्यूशन का सेक्शन कौन सा है इंडियन एविडेंस एक्ट का? सर 44 एविडेंस एक्ट 44। ओके। नाउ डिसऑनेस्टली मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट, ये तो बहुत बार होता है, कोई भी किसी के ऊपर भी केस डाल देता है, इतने इतने पैसों का केस डाल दिया जो उसका क्लेम बनता भी नहीं है, किसी को परेशान करने के लिए, ठीक है। तो कई बार लॉयर्स की इतनी मिसचीफ वैल्यू होती है, वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मेरे खिलाफ कुछ भी करेगा तो मैं तेरे ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे डालूंगा, तो वो ऐसे ऐसे मुकदमे कई जगहों से डाल देते हैं और बोल देते हैं कि हाँ इतने पैसे देने हैं, इसने मेरे इतने पैसे देने, लड़ते रहे। तो अगर ऐसे फ्रॉडुलेंट क्लेम कोई कर रहा है कोर्ट में, तो वो 209 में आ जाता है। तो ये इनको ना अलग से भी मार्क करके रखना, क्योंकि ये पर्सन इंडिविजुअली लायबल रहेगा कि एडवोकेट भी लायबल रहेगा? कौन, क्या, फिर से बोलो। 2000 नहीं, 200 आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंडिविजुअली लायबल और द लॉयर 209 में पर्सन इज इंडिविजुअली लायबल और द लॉयर इज आल्सो लायबल। नहीं नहीं, लॉयर मैं कह रहा हूँ, लॉयर अगर पर्सनली कुछ करता है, बोलता है ना कि मैं तेरे को चक्कर कटाऊंगा, तब तो लॉयर अपने आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आया है, तब तो वो खुद ही सजा पाएगा। मगर अगर कोई क्लाइंट है जिसकी तरफ से फॉल्स क्लेम हो रहे हैं, तो क्लाइंट ही होता है, तो इसीलिए तो हम डिक्लेरेशन वगैरह ये सब चीजें कराते हैं। वो एफिडेविट वगैरह जो होता है उसमें वो लिखता है ना कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने दी है, दिस इज 1 से लेके 5 तक ट्रू है मेरी नॉलेज को, माने मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, एडवोकेट का कुछ लेना देना थोड़ी होता है। I don't know whether that would example would foot into this or not. There was a case of couple of months back, I think years or so. एक न्यूज आर्टिकल था कि एक आई थिंक ओनर था SBI मैनेजर, and he had put house on tenant to one lawyer. तो उसको निकाला तो उसके इतने सारे केसेस डाल दिए उसके ऊपर कि परेशान किया उसको, and finally committed suicide. I think this हाँ is the हाँ सर, इस फॉल्स, तरह का केस, I think बिल्कुल, that kind of case, है यस ना? यस यस यस, राइट। और 210 के बाद 209 में हमने देखा डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम, और फिर उसके बाद है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग अ डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू। ये मैंने कहा 208 और 210 को आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। 208 और 210, 208 में क्या हो रहा था, फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू, और 210 में है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू। जो आपका किसी के खिलाफ सम बनता ही नहीं है लेना, उसकी आप डिग्री ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है। तो 209 में जब आपने फॉल्स क्लेम किया तो केस फाइल करते ही ऑफेंस बन गया, और 210 में जब आपने डिक्री ऑब्टेन करी तो 210 का ऑफेंस बन गया। जब हम 211 में आते हैं तो वो कहता है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर। अब ऊपर जो है ना ये सिविल सिविल बातें हो रही हैं, फॉल्स क्लेम करना, ये क्लेम क्या होते हैं, ये मनी क्लेम्स वगैरह हैं, डैमेजेस क्लेम करना, ये कि मेरे को कितना डैमेज मिलेगा, मेरे को डैमेज दिलाओ इससे, ये फॉल्स क्लेम है, ठीक है। और 211 जो है वो है फॉल्स चार्ज, माने मैं किसी के ऊपर क्रिमिनल केस डालूं, तो आपने किसी के ऊपर जाके गलत FIR करी ना, किसी के ऊपर चार्ज बनाया आपने, तो आप 211 के अंडर आ जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन है इन सेक्शंस की, ये कई बार लगते हैं, तो ये भी आप मार्क करके रखना। कोई मुझे बता सकता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में डैमेजेस से रिलेटेड कौन से सेक्शंस हैं जिनके बेसिस पे डैमेजेस कोर्ट जो है डिसाइड कर देती है? सेक्शन 12 जो कहता है कि रेलेवेंट फैक्ट्स दैट हेल्प द कोर्ट टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर रेलेवेंट, रेलेवेंसी बताता है।
एंड देन देयर इज सेक्शन 55 जहां पे कैरेक्टर एज टू डैमेजेस है, जहां पे कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाता है व्हेन यू हैव टू असर्टन डैमेजेस, 12 एंड 55, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब आ गया 212 विच इज हार्बरिंग ऑफेंडर। अब मैं हार्बर कहाँ पे डिफाइंड था ये नहीं पूछूंगा, सबको याद हो गया होगा 52A में, 2A। राइट। एंड 212 बात करता है उसी चीज के बारे में जो हमने पीछे 130 में भी देखी थी, 130 में ही देखी थी ना, एडिंग एंड एस्केप एंड हार्बरिंग। 136 में भी देखा था, हार्बरिंग अ डेजर्टर। यही चीज के बारे में 212 में भी बात हो रही है। बस यहाँ पे किसी को आप फिर आपकी इंटेंट किसी को सेव करना है पनिशमेंट वगैरह से, तो ये डिफरेंस आप बना के रखना अपने दिमाग में कि आप किसी ना किसी को लीगल पनिशमेंट से सेव कर रहे हो। हार्बरिंग ऑफेंडर फॉर कैपिटल ऑफेंस ज्यादा सजा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस जो होंगे कम सजा मिलेगी ऑब्वियसली। अब आ गया 213 और 214 को एक साथ लिख लो, और 212 को 216 के साथ कनेक्ट कर लेना, 212 को 216 के साथ, 213 को 214 के साथ। अब 213 कहता है टेकिंग गिफ्ट एटसेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपेंड वंस, एक मेरा दोस्त केम टू नोएडा फ्रॉम देहरादून एंड उसकी कोई ट्रिप थी अपने दोस्तों के साथ, तो वो ट्रिप कैंसिल हो गई, उसकी लड़ाई हो गई थी दोस्तों से। अब लड़ धड़ के आया था घर से और पहले ही लड़ाई हो रखी थी। अब घर में वो बता नहीं सकता था कि मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई है और अब मैं नोएडा में ही रह रहा हूँ, और पैसे भी नहीं थे कि कहीं पे ओयो कर लें या कोई और रूम कर लें। तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरा ऐसे ऐसे घर वालों के साथ झगड़ा भी हो रखा है और मैं अब आगे पीछे कहीं जा भी नहीं सकता, तो मैं तेरे घर पे रह लूँ। तो और मेरे घर वालों को बताइए मत अगर मम्मी का फोन आएगा, ये तो बहुत बार होता है। तो मैंने कहा ठीक है रह ले, बट मतलब कुछ खिला पिला दियो, तो हमने गोलगप्पे वगैरह खा लिए 2-4 प्लेट। तो नाउ मैंने गिफ्ट लिया उससे, आई टुक अ गिफ्ट, सम काइंड ऑफ ट्रीट टू स्क्रीन एन ऑफेंडर। अब उसने जो भी गलत काम किया है माँ बाप की नजरों में ऑफेंडर है, फ्रॉम पनिशमेंट। अब जो घर पे जो अगर वापस जाता तो लताड़ा जाता, उससे बचाया। तो ये तीन चीजें जब पूरी हो जाती हैं, दैट कम्स अंडर 213 व्हिच इज टेकिंग गिफ्ट एटसेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। 214 में ऑफरिंग गिफ्ट और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग एन ऑफेंडर। अब आप थर्ड पर्सन हो, आप किसी को कह रहे हो कि मेरे से भाई गिफ्ट ले लियो, इस बंदे को बचा ले, ठीक है। तो ऑफेंडर को स्क्रीन करवाने के लिए यू आर ऑफरिंग अ गिफ्ट, तो ऊपर टेकिंग गिफ्ट है, यहाँ पे ऑफरिंग गिफ्ट है। देन वी कम टू 215 व्हिच इज टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। ये बड़ा पेक्यूलियर सा ऑफेंस है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं इन चीजों में, ये खुद ही आपकी चीज की चोरी करेंगे और फिर आप ही को आपको बोलेंगे कि लाओ हम ये आपको चोरी का माल जो है वापस ला के देंगे और इतने इतने पैसे लेंगे। तो आपके यहाँ से 10,000 रुपये ये लेके गए चोरी करके, और आपको बोला कि ये 10,000 रुपये हम वापस लेके आएंगे, 2,000 रुपये हमें दोगे। आप कहोगे हाँ ठीक है दे दूंगा, तो इनकी 2,000 रुपये की मुफ्त में कमाई हो गई, ये आपको 2,000 रुपये ला के दे देंगे। तो 215 क्या कहता है कि जब भी आप कोई ऐसा बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे यू आर टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प पीपल रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, आपका काम क्या होना चाहिए कि भाई आप बंदे को पुलिस के पास लेके जाओ, आप उसको पकड़वाओ, लीगल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए उसकी, ड्यू एप्रीहेंशन होनी चाहिए उसकी। आप वो नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं हेल्प करता हूँ और मैं लेके आता हूँ। तो ये ऐसे अपराधों को रोकने के लिए 215 बनाया गया। नॉट अ वेरी रेलिवेंट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 216 हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड। ऊपर क्या हो रहा था, आप बस हार्बर कर रहे थे किसी ऑफेंडर को, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसने एस्केप कर दिया कस्टडी और जिसकी एप्रीहेंशन ऑर्डर हो गई है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। 216A टॉक्स अबाउट पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स एंड डेकॉइट्स। ऊपर आप नॉर्मल आदमी को कर रहे हो, यहाँ पे आप रॉबर्स एंड डेकॉइट्स को कर रहे हो। रॉबरी सबको पता होना चाहिए 390 में ऑफेंस बनता है,
और डेकॉइटी 391 में ऑफेंस बनता है। रॉबरी, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन में जब भी आप डेंजर जैसे एलिमेंट्स डाल देते हो, इमिनेंट डेथ वगैरह के एलिमेंट डालते हो, तो 390 रॉबरी बन जाता है। और 391 तब बनता है जब आप 5 लोग एक साथ ऐसा कोई काम करते हो, तो वो डेकॉइटी हो जाती है। देन वी कम टू 217। अब यहाँ से ब्रैकेट लगा लेना 217 से आगे तक के जो सेक्शंस है 225 बी तक, इसमें पब्लिक सर्वेंट्स का कुछ ना कुछ लेना देना है। सो 217 में पब्लिक सर्वेंट इज disobeying द डायरेक्शंस ऑफ लॉ with intention to save the person from punishment or property from forfeiture। ऊपर हमने ऐसा ही कुछ देखा था कि हम प्रॉपर्टी को फोरफीट होने से बचा रहे थे, राइट? और यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ऐसा कुछ कर रहा है, तो ये 217 में आ रहा है। नाउ डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ का सेक्शन हमने कहाँ पे देखा था, कहाँ पे पनिशमेंट मिलती है? डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ बाय पब्लिक सर्वेंट्स। I cannot see anybody on video. Kindly everybody. Public servant 168, 169. 166 and 166A, disobeying the direction of law. 869, 166, 160. उसके आगे वो extended sections है, वो भी है। Then we come to 218, which talks about public servant framing incorrect record or writing with intent to save the person from punishment or property from forfeiture। अब से सपोज कोई पुलिस वाला है, वो अपनी केस डायरी मेंटेन कर रहा है, अपना 161 की स्टेटमेंट्स वगैरह में ऐसी स्टेटमेंट्स इनकरेक्टली ऐसी स्टेटमेंट्स डाल रहा है जो किसी को बचाने के लिए डाल रहा है, वो गलत तरह का रिकॉर्ड बना रहा है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुलिस वाला अपने आप को बचाने के लिए कोई गलत रिकॉर्ड बना रहा हो कि मैं बच जाऊं, तो ऐसी कोई भी चीज 218 में आ जाएगी। केस डायरी का प्रोविजन कहाँ पे है सीआरपीसी में? याद नहीं यार। 172 सीआरपीसी। डे बाय डे जो भी चल रहा होता है वो सारी चीजें नोट करने का डायरेक्शन है ना पुलिस वालों को, दैट इज अंडर 172, जिसे हम रोज नामचा भी कहते हैं प्यार से। उसके बाद हम आते हैं 219 पे। अभी ऊपर आप पुलिस वालों की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप स्पेसिफिकली जजेस वगैरह की बात कर रहे हो। पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, जजेस मेनली एंड बाकी जो रिलेटेड लोग जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होते हैं, दे आर करप्टली मेकिंग अ रिपोर्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। ऑब्वियसली अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है कॉन्ट्ररी टू लॉ किसी को भी जबरदस्ती की सजा कर रहा है, तो दैट विल कम अंडर 219। एंड अगर हम बात करना चाहें कि कोई पब्लिक सर्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई गलत काम कर रहा है, तो मे बी वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कमिश्नर। अगर एक कमिश्नर है जो इनकरेक्ट रिपोर्ट बना के दे रहा है किसी भी मैटर पे जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है, देन इट कम्स अंडर 219। Then we come to 220, which talks about commitment for That's trial. one thing, Commissioner, but it has to be judicial proceeding, na? हाँ, Magistrate. जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही होगा सर। Not necessary. Magistrate. Commissioner. तो मैं बोल तो रहा हूँ, अगर एक कमिश्नर जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसे कोई काम दिया गया है और ठीक है। तब वो कोई कॉन्ट्ररी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बना रहा है, तो वो ऐसा काम कर रहा है। कमिश्नर भी एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट ही है ना एक तरीके से। Then we come to 220, commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law। किसी भी पुलिस वाले ने उठा के किसी को confinement में डाल दिया। यहाँ पे आप कमिटल का मतलब वो वाला कमिटल मत समझना जो कमिटल सीआरपीसी में होता है। यहाँ पे आप कन्फाइन कर रहे हो किसी को when he knows that he is acting contrary to law, that comes under 220। कमिटमेंट के कौन कौन से सेक्शन है सीआरपीसी में? एनीबडी? 325 तो नहीं? 325 मेक ओवर तो नहीं है सर? तो मेक ओवर है। 209 है क्या? जो केसेस मैजिस्ट्रेट के पास आते हैं एंड देन दे गेट कमिटेड। 209 323 कमिटल। मैंने सही बोला देखो। बिल्कुल सही बोला, देख लिया हमने, सुन भी लिया।
सो 209 और 323 कमिटल पे हैं। एक बार मेक ओवर भी चेक कर सकते हैं। आई थिंक एक बार 192 प्लस 325 चेक करना सब लोग, बाद में कर लेना, बट अभी के लिए लिख लो कहीं पे पेंसिल से में भी, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि सेशंस कोड जो है वो ओरिजिनल ट्रायल नहीं कर सकती है ना? वो कहाँ पे बार किया गया है, कौन से सेक्शन में बार किया गया है कि सेशंस कोर्ट ओरिजिनल ट्रायल नहीं करेगी? 190। 190 में तो कॉग्निजेंस है, 190 कैसे? अरे 200। ओ माय गॉड, 200? 200 प्राइवेट कंप्लेन है, लेकिन उसी उन्हीं सेक्शंस में से कहीं दिया। ओ माय गॉड यार, मैं एक क्या डाउट है मेरे को राघव जी, जैसे कोई मर्डर का केस है तो वो तो सेशन ट्रायल ही होगा ना? हाँ तो सर वो ऐसा है ना कि 193 कहता है कि जहाँ पे नॉर्मली मैजिस्ट्रेट्स के पास जाना है ना, तो सारे केसेस मैजिस्ट्रेट्स के पास ही जाएंगे, वो कमिट होंगे वहां से और फिर सेशंस के पास आएंगे। 190 आई वाज एक्सप्रेस या कि वो उनको कॉग्निजेंस लेना पड़ता है, हमको कॉलेज में यही सिखाया था। 190 190 में कॉग्निजेंस है, 193 में है कि सेशंस कोर्ट जो है वो ओरिजिनल कॉग्निजेंस नहीं लेती, वो कमिटल के बाद काम करती है, ठीक है। 207 की सारी कॉपीज वगैरह मैजिस्ट्रेट बनाता है, ये सारी चीजें फिर उठा के 209 में कमिट कर देता है, तब सेशंस के पास जाता है, और 225 से लेके 237 तक सेशंस ट्रायल का प्रोसीजर चालू होता है। राइट, ओके, लेट्स गो अहेड। ये सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जितनी मैं बातें बोलता हूँ ना, इसको एक बार कोरॉबोरेट जरूर कर लिया करो, दैट इज द रूल ऑफ एविडेंस। क्योंकि बोल तो मैं बहुत चौड़े में देता हूँ फिर भी एक बार देख लिया करो, हाँ, ठीक मैं है। तो देखूंगी जरूर। लार्जली यू आर राइट, ऑलमोस्ट 99%। इतना पर 1% का भी रिस्क नहीं होना चाहिए सर। practice है, कहीं ऊंच नीच हो जाए बात रहे, 99% यू आर राइट। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। लेट्स गो अहेड। कहाँ पे थे हम? 220 हमने कर लिया था। अच्छा, वी आर गोइंग स्लो ओनली फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। अभी आप लोग इस स्पीड में ढल मत जाना, क्योंकि हमें आज काफी लंबा पोर्शन कवर करना है, तो इस चैप्टर के बाद मैं भगाना शुरू कर दूंगा। तो ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा दिमाग में बैठना चाहिए, बैठता नहीं है जल्दी से, इसलिए मैं यहाँ पे धीरे जा रहा हूँ और एक एक चीज बता रहा हूँ। सो लेट्स गो अहेड। If other people agree, then we are understanding things much better today. Like if other people will also say this. नहीं नहीं आयुषी, आपको सी आई आई गॉट इट, बट ना क्या है कि आई हैव डिजाइंड इट इन अ वे कि आपको सारी चीजें समझ आएंगी ही आएंगी। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इंडेक्स पे। इसके बाद मैंने बताया ना कि मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं सारे सेक्शंस की, 511 सेक्शंस की, उसके मैंने कीवर्ड्स लिखे समझ हैं। समझ ना आने का तो सवाल नहीं आपके उसमें लेक्चर में, मैं उसकी बात नहीं हो रही, वहाँ रफ्तार की बात। हाँ वो मैंने इसीलिए सर ऐसे डिजाइन किया, थोड़ा सा अभी रफ्तार ज्यादा रहेगी, उसके बाद फिर हम कहने अगले। का देखो, आप कहने का मतलब ये आयुषी का जो रफ्तार से, कि रफ्तार वो अभी जो है ना, ज्ञान सर वाली रफ्तार ठीक है, वो नुसरत सर वाली रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। चलो ठीक है, ठीक है, वो अभी हम थोड़ा बहुत स्लो चल रहे हैं। देखो मेरे को एक्साइटमेंट है, मैंने इतना सारा काम किया हुआ है, तो अब मुझे ये भी पढ़ाना है, तो वहां पे भी आना है ना, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए हमें। अभी इंडेक्स को हम मार्क कर लेते हैं बस, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। Then comes 221, which is intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend. तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। इंटेंशनल ओमिशन, आपने साशय लोप किया है एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए, एक लोक सेवक होते हुए, किसी को पकड़ने से जिसको आपको पकड़ना आपका काम था। यू वर बाउंड टू एप्रीहेंड समवन एंड यू नॉट एप्रीहेंडेड द पर्सन। कोई मुझे बताएगा एप्रीहेंशन के ऊपर कोई सेक्शन है क्या सीआरपीसी में? हाँ, अरेस्ट का 40, कि अगर आप यू आर एप्रीहेंडिंग समबडी। 40 तो विलेज इन्फॉर्मर के ऊपर है आयुषी। अरेस्ट का सेक्शन वहीं से चालू होता है, 40 से। 40 से चालू होता है, एक बार चेक करो 40 पे चैप्टर खत्म तो नहीं होता, और फिर 41 से शायद शुरू होता हूँ। हाँ, 41 से शुरू होता है। ठीक है, अभी हम एप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं, वो उसमें नहीं आता है। तो 48 और 60 को एक साथ पढ़ोगे तो वहां पे कुछ एप्रीहेंशन के बारे में लिखा हुआ है।
चलो लेट्स गो अहेड। 221 में आपने इंटेंशनली ओमिट किया किसी को एप्रीहेंड करना एज अ पब्लिक सर्वेंट, द पर्सन दैट यू वर बाउंड टू एप्रीहेंड। ठीक है। Now in 222 what you do is intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed। जब कोई अंडर सेंटेंस चल रहा है तब आपने ऐसी नेग्लिजेंस करी है या आपने इंटेंशनली ओमिट किया है, तब आप 222 में आओगे। इंटेंशनल है ये, नेग्लिजेंस भी नहीं आएगी इसमें, इंटेंशनल। देन वी कम टू 223 which talks about escape from confinement or custody negligently suffered by public servant। यहाँ पे आप negligently किसी को जाने देते हो अपनी गिरफ्त से। फिर आप आते हो 224 में जहाँ पे रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन है। किसी भी पर्सन को पकड़ने की कोशिश करी जा रही है और उसे आप वो रेजिस्टेंस कर रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, दैट कम्स अंडर 220। क्या हमने ऐसा ही कोई और सेक्शन पीछे भी पढ़ा था, रेजिस्टेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन? 186 में पढ़ा था क्या हमने? हाँ 186 के साथ साथ एक सेक्शन और भी है, 183 है क्या? यस। ठीक है, 183, 184, 186। Then let's come to 225, which talks about resistance or obstruction to lawful apprehension of another person। ये वो वाला शेर है ना, बेगानी शादी में कोई दीवाना, ऐसा कुछ है। तो आप किसी और के अरेस्ट में ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हो, किसी और को पकड़े जाने से रोक रहे गांधी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यस। Then we come to 225A, which talks about omission to apprehend or sufferance of escape on part of public servant in case not otherwise provided for। जो ऊपर केसेस नहीं दिए गए वो यहाँ पे आ जाएंगे। से सपोज कि कोई सिविल प्रोसेस है, सिविल में भी अरेस्ट किया जा सकता है ना, अगर आप अपने घर वालों का भरण पोषण नहीं कर रहे हो, 125 में आप मेंटेनेंस पूरी तरह से नहीं दे रहे हो सीआरपीसी की, तो आपके फिर प्रोसीजर किया जा सकता है। पिछले 1 साल के जो एरियर्स हैं उनको निकालने के लिए आपको 30 दिन के लिए जेल में डाला जा सकता है। ये सिविल प्रोसेस होगा। तो वट एवर इज नॉट प्रोवाइडेड हेयर वो यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आपने बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट ऐसा ओमिशन किया है, देन यू विल कम अंडर 225A। 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस होता है, फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर। 125 ऑफ सीआरपीसी is maintenance of wife, children and aged parents। Let's come to 225B, which talks about resistance or obstruction to lawful apprehension or escape or rescue in cases not otherwise provided for। 225A और B एक साथ ब्रैकेट में डाल लेना, ये दोनों एक तरह के हैं और ऊपर के जो बाकी 2 सेक्शंस हैं वो एक तरह के हैं। अरे ये 207, 209 और 237, ये 209 तो समझ गया, 207 क्या है? 207 सीआरपीसी पूछ रहे हो? हाँ 207 है सप्लाइंग ऑफ कॉपीज, सप्लाइंग ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है ना, जैसे चार्जशीट वगैरह आ गई और बाकी ये सारी चीजें आ गई, तो ये सारी चीजें सप्लाई करनी पड़ती है ना। अक्यूज वगैरह को भी देते हो आप, कमिटल कर रहे हो तो ऊपर की कोर्ट को भेजते हो ये सारे पेपर्स, नहीं तो वो बिना डॉक्यूमेंट्स के किसी का ट्रायल कैसे करेंगे। और 237? 237 की मैंने कोई बात ही नहीं करी। 237 मैंने बोला 225 से लेके 237 तक प्रोसीजर है सेशंस कोर्ट का, सेशंस ट्रायल का। 225 से 237 सेशंस है, उसके बाद फिर वारंट आ जाता है, फिर उसके बाद आपका समन्स आता है, फिर समरी आता है। और ये लास्ट वाले इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, 227 से 229A तक? नहीं नहीं, ये लोग बस किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जुड़े हुए नहीं है, वैसे ये दूसरों से ऊपर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 227 आता है वॉयलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रेमिशन ऑफ पनिशमेंट।
जब आपकी पनिशमेंट को रेमिट किया गया था कि चलो 10 साल की जगह 5 में छोड़ देंगे तुम्हें, और फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर आपको 227 में सजा हो सकती है। रेमिशन के बारे में कल लास्ट क्लास में गोपाल सर ने सेक्शन बताया था सीआरपीसी का, कौन सा है, किसी को याद है? 433 कहीं तो भी यस यस, 432 एंड 433, रेमिशन एंड कम्यूटेशन। सोनिया मैम को सब कुछ पता होता है। 432 एंड 433। सोनिया मैम टीचिंग में है क्या? यस सोनिया मैम टीचिंग में है, तो सोनिया मैम आप पढ़ाओ फिर। नहीं सर, आईपीसी अगर आता होता तो मैं आईपीसी कॉलेज में पढ़ा लेती। मुझे वहाँ सीआरपीसी पढ़ाती है, इसलिए मुझे सीआरपीसी पता है। अच्छा चलो ठीक है, फिर आप सीआरपीसी साथ साथ हमें बताते रहा करो। अच्छा है ना, हमारे पास वी हैव समवन टू क्लियर द सीआरपीसी डाउट्स। चलो लेट्स गो अहेड। 228, इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये तो बहुत बार लोगों ने देखा होगा, जो जो लोग कोर्ट जाते हैं, कई बार होता है कि कॉन्टेम्प्ट लगा दिया जाएगा आपके ऊपर, है ना। किसी को बोल रहे हैं कि कोर्ट से बाहर जाओ, वो बाहर नहीं जा रहा है, खड़ा हो गया है, दैट इज कॉन्टेम्प्ट। अभी मैं यहाँ पे था, रेनू भटनागर मैम की कोर्ट में था कुछ दिन पहले। तो एक किसी वो चल रहा था मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, उसमें जो लड़की थी वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी, शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर ब्रदर, और वो एकदम मुस्टंडा और गमछा वगैरह पहन के आया हुआ है, एकदम जो मूवीज में जैसे गुंडे होते हैं ना, वैसा गुंडा। और उसको बोला जा रहा है कि आप बाहर जाके खड़े हो, वो बाहर नहीं जा रहा है। और रेनू मैम ने, जो जज है, उन्होंने 3-4 बार बोल दिया बाहर जाओ, वो तब भी नहीं गया। और उसके बाद उसने लास्ट में जो ऑपोजिट पार्टी का वकील है, उसको कुछ आंखें वगैरह दिखा दी, या पता नहीं कुछ बोल भी दिया होगा। तो फिर ऑपोजिट पार्टी वकील एकदम से चिल्लाने लगा कि ये मुझे गाली दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। तो फिर उसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट लगाया गया था। तो अगर आपको बाहर जाने को बोला जा रहा है तो आप बाहर जाओ। एंड इसी तरह से अगर आपने कोई गाली गलौज कर दी जज के साथ, कभी कभी अभी कुछ 5-6 महीने पहले की बात है, एक वकील साहब आए थे, उन्होंने एक जज साहब को यहाँ पे देहरादून में झाड़ दिया था। उन्होंने बोला कि आप हंस रहे हो हमारे ऊपर, मजाक बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और थोड़ा ज्यादा बोल दिया था। तो उनके ऊपर ही भी कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग की बात करी गई थी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें ये सब 228 में आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज हो जाता है, पता होना चाहिए इसके बारे में। सो 228 जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 197 ऑफ सीआरपीसी क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने 195, 196, 197 पढ़ने को बोला था, तो ये एक बार आप पढ़ लेना। 228A is disclosure of identity of victim of certain offenses etc. डीवी एक्ट की क्लास में रोमा मैम जब पढ़ा रही थी तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि टंडन साहब ने, हाँ, सम डेज बैक, सम डेज नहीं, सम वीक्स, तो आई वाज देयर इन, कहाँ पे हुआ था ये, जस्टिस छतिंदर सिंह 30 हजारी कोर्ट, उनकी कोर्ट में देयर वाज अ गर्ल हु केम एंड शी टोल्ड द कोर्ट, 2013 में उनका मुकदमा शुरू हुआ था, 2018 में खत्म हुआ था, एंड इट वाज अबाउट रेप। एंड उस केस में जो भी पिक्चर्स वगैरह थी, कुछ पिक्चर्स ली गई थी और कुछ और चीजें थी, एविडेंस वगैरह, वो पुलिस वालों ने एक दूसरों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करी हुई थी। और उन्हीं में से किसी एक पुलिस वाले ने, जो इनके टच में रहा होगा, किसी तरह बता दिया कि भाई हमें ऐसे ऐसे पिक्चर वगैरह आपकी शेयर हुई है। तो इन्होंने आके कोर्ट में बोला कि 228A जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस पे बात करता है, एंड दीज पीपल बीइंग पुलिस ऑफिसर्स दे हैव बीन नेग्लिजेंट एंड एक्चुअली दे हैव इंटेंशनली शेयर्ड द पिक्चर्स विद ईच अदर, एंड विच इज अ क्राइम। सो फिर जज साहब ने इसकी क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए और ऑर्डर वगैरह करने के लिए 228A में छेड़ दिया था। और इस पे एक केस भी था, निपुण सक्सेना। निपुण सक्सेना का इंपॉर्टेंट केस है जिसमें 228A के बारे में बात हुई है। If I am not wrong, इसमें भी कुछ काफी हल्ला गुल्ला हुआ था सोशल मीडिया पे. राहुल गांधी had disclosed the identity of I think rape victim or something. I can remember something like that, sir, but I cannot pinpoint.
हाँ, बट मे बी अदर पार्टिसिपेंट्स माइट बी नोइंग और समथिंग। आज से 2 साल पहले की बात। हाँ नहीं होता है, ये तो करते रहते हैं राहुल गांधी साहब कुछ ना कुछ बढ़िया काम। तो लेट्स गो अहेड। 229 इज पर्सोनेशन ऑफ ज्यूरर और असेसर। तो ज्यूरर और असेसर, जूरी बैठती थी ना पहले, लोग बैठते थे जज को असिस्ट करने के लिए और बताने के लिए कि हमें क्या लगता है। आज की डेट में अमेरिका वगैरह में अभी भी ये सब होता है। कुछ कुछ जगहों पे इट इज अ रूल दैट यू हैव टू अटेंड अ ज्यूरी एवरी मंथ और एवरी 2 months। सो हाँ जी सर। अभी आर्मी कोर्ट मार्शल्स में अभी भी ज्यूरी बैठती। अच्छा या अच्छा, इवन ये आई पता वाज नहीं। मेंबर ऑफ दैट। तो सब जगह कोर्ट मार्शल्स में ज्यूरी होती है। जो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये जो अपना इसका फेमस केस नहीं हुआ था, वो नेवल ऑफिसर का क्या नाम है, आई एम फॉरगेटिंग, जिसपे वो मूवी नाना बनी थी। नाना करके क्या था वो? तो उसमें मेरे ख्याल से बाद लास्ट। में जूरी गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड ऑल। फिर बाद में आई थिंक वो हाई कोर्ट में गया, कहाँ पे रिवर्स हुआ डिसीजन उसका, पहले एक्विटल हो गया, कुछ ऐसा हाँ था। हाँ, बट उसके बाद इंडिया में जो अपना जुडिशरी में तो सिस्टम खत्म कर दिया। अभी ऐसे इसमें जूरी ये अभी ही भी चल ये रही ही आखिरी केस था, ये ही हमारा आखिरी केस था ऑन है। हाँ रुस्तम वाला केस जो था, क्या नाम था उसका? हाँ, ही वाज कमांडर नानावती। नानावती, यस, नानावती केस में आखिरी ज्यूरी बैठी थी। हाँ, लेकिन अभी भी आर्मी कोर्ट मार्शल्स में जूरी बैठती है। हाँ जो जनरल कोर्ट मार्शल होता है उसमें 5 मेंबर्स आर देयर। जो समरी जनरल कोर्ट मार्शल होता है उसमें 3 मेंबर्स आर ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी देयर फॉर इंफॉर्मेशन। वेरी इंटरेस्टिंग। और उसमें ये होता है कि So, दे sir, हैव this गॉट। section would be applicable. कौन सा हाँ वाला? ये अगर आप पर्सोनेशन करोगे ज्यूरर और असेसर का, अगर आर्मी एक्ट में स्पेशल ये ऑफेंस नहीं है तो फिर हाँ आपको इसमें सजा दी जाएगी। Yeah. अच्छा कोई मुझे बता सकता है एविडेंस एक्ट में जूरी के बारे में कौन सा सेक्शन है, कोई सेक्शन है क्या? Although it is not important now, it is an obsolete section because no more juries. But किसी को भी सेक्शन के बारे में पता हो अगर? सेक्शन 166 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेकेंड लास्ट सेक्शन है हमारे एविडेंस एक्ट का, 166। 229 ए के आगे लिख लेना। सो 229 ए पे आ जाते हैं, which is failure by a person released on bail or bond to appear in court। अब आपको बेल देके भेजा गया है, थोड़े दिन छोड़ा गया है, और फिर जब आपको आने को बोला गया तो आप नहीं आए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें बहुत बार डिफॉल्ट्स होती हैं, राइट? या उस दिन जो अपने चौहान सर थे वो बोल रहे थे कि श्योरिटी को कभी भी नहीं पकड़ा जाता है। अगर वो आके बोल देता है कि भाई ये आ नहीं रहा है, इफ ही कम्स एंड टेल्स द कोर्ट हाँ दैट ये जनरल आयुषी जनरल प्रैक्टिस होती है कि एक बार उन्हें बुलाना तो होता ही है कि बताओ भाई, आप शो कॉज देते हैं। एक्चुअली उन्हें एक नोटिस दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि दिस इज अ शो कॉज नोटिस एंड यू कम एंड शो अस द कॉज व्हाई यू वर नॉट why the person that you gave surety, you became a surety for, did not come to the court on so and so date. So they come and they explain. If they are able to explain, that उनके हाथ में ही नहीं थी बात, वो नहीं ला सकते थे, कहीं भाग गया, इनको भी नहीं पता, धोखा दे गया, या कोई भी XYZ, और कोर्ट इज सेटिस्फाइड, तो फिर इनको नहीं पकड़ा जाता, इनको नहीं छोड़ा, मतलब इनको नहीं कोई हार्म किया जाता। कभी कभी जब्त कर लिया जाता है। तो ऑब्वियसली कोर्ट जो है वो एक बार में कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता, इनडायरेक्टली चलता है। पहले इनको शो कॉज देंगे, फिर उसके बाद इनसे इनकी जो प्रॉपर्टी लगी हुई है उसको में भी दे फोरफीट, और अगर वो भी उनको कम लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत हीनस ऑफेंस था, इतनी बड़ी श्योरिटी वगैरह थी और आना चाहिए था, लाना चाहिए था, एंड दे वर नेग्लिजेंट, एंड या फिर ऐसा लगता है दे आर कोल्यूडिंग, तो उठा के जेल में भी डाल देंगे फिर। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। So, this अच्छा actual राघव जी, section would जहाँ be मैंने applicable बोला ना, in regard. हाँ हाँ जी जी sir. मैम। बताएं बताएं मैम। सर मैं पूछ रही थी कि तो ये जो सेक्शन है वो श्योरिटी के 4 फीचर के साथ लगेगा या मतलब दिस इज द चॉइस ऑफ द कोर्ट?
मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मैम सर जेल बेल जंप हुई है, अब आप बेल जंप होने के लिए हम ये उसके लिए क्या कहते हैं ऑफेंडर के ऊपर ये सेक्शन चार्ज कर रहे हैं। हाँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये अलग प्रोसीडिंग होगी या फिर जो कॉन्टिन्यूइंग प्रोसीडिंग है उसमें ये ऐड होगा। ओके ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जब कोर्ट के पास ये ऑप्शन थी कि श्योरिटी जो हमने दी थी उसको वो जब्त कर सकती थी, फोरफीट कर सकती थी, तो इट इज ईदर ऑफ द मतलब ऑप्शन विद द कोर्ट टू फोरफीट द श्योरिटी और टू ऐड ऑन दिस सेक्शन टू द कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग। मैम ये मेरे हिसाब से तो इट्स गोना बी यू नो अ सेपरेट प्रोसीडिंग, बट It, अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द प्रोसीजर। I am sure, I am sure. हाँ, टेल अस आयुषी प्लीज। Yes, it is a continuing proceeding. What I wanted to say is, in one of my seniors' cases, the person failed to appear before the court, and his father himself was the surety. So, since they were both very closely related, staying in the same house, so he was like, "How could you not, make his presence possible in the court?" So, ऐसे में the surety को जेल में डाला गया, and it was a continuation of the same proceeding, and thereafter his bail bond and everything was also filed in the same proceeding as R2, R3, R4 and so on. So everything related to that particular offense is a continuation of the same proceeding, and the file is attached over there itself in that particular court. ओके, सो चार्जेस वगैरह भी वहीं बन जाएंगे आयुषी, मतलब सेम फाइल में। And then वो इसको भी श्योरिटी को भी जो अरेस्ट किया था in the same proceeding. ठीक है, so that gives us clarity, Sonia ma'am, right? Anyways, we'll keep this question in ये जो राघव जी सॉरी सोनिया मैम ने बोला फॉरफीचर ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी का फॉरफीचर नहीं हुआ, सिक्योरिटी का होगा ना। हाँ हाँ, वो वही कहना चाह रही है, श्योरिटी ने जो अपनी सिक्योरिटी लगाई है उसका फॉरफीचर। बोलते तो यही है ना, श्योरिटी इज फॉरफीट हो गई, अच्छा इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ऑल्सो मतलब इस कोर्स में दैट वी आर डूइंग, मैं आई एम अ प्रेजेंटर बट वी आर गोना हैव ट्रेनर्स आल्सो व्हिच आई थिंक आई विल बी एबल टू गेट व्हेनेवर वी हैव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जैसे क्वेश्चन मैम ने पूछा, सोनिया मैम ने, प्रोसीजरल क्वेश्चन, ये आप नोट करके अपने पास रखना किसी एक जगह पे, एक कॉपी में, जहां पे भी आप नोट कर रहे हो पीछे लिख के रखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जिसको भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो whenever we have sufficient number of questions, like 25-30 questions हो जाएंगे, तो we'll get नुसरत सर और तारक सर और आशीष सर, someone to answer these questions. So वो हमें बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे पाएंगे और फिर हमारा आईपीसी मतलब एक तरीके से खत्म होगा। ठीक है, तो ये नोट भी करते रहना आप लोग। ओके, सो व्हाट वी हैव डन नाउ इज, इतना सुंदर लगता है ना, इतनी सारी चीजें हुई हुई एक पेज पे, अच्छा, सेटिस्फाइंग। मैंने जो बोला था इट इज नॉट ओनली टू एक्सक्लूसिव टू आर्मी ओनली, इट इज आल्सो naval court martials and air force court martial, everywhere it's a jury concept still continues. ठीक है Just for information. गॉट इट सर। ऑल राइट, सो वी आर डन विद चैप्टर 11 नाउ। 191 से हमने शुरू किया था, गिविंग फॉल्स एविडेंस से। उसके बाद हमने खत्म किया है इसे 229A पे, विच इज फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन अ कोर्ट। ठीक है, आई होप इसके अंदर सब कुछ हम समझ पाए। अभी तक समझना तो वैसे नहीं था, बट हमने इंडेक्स मार्क कर लिया अच्छे से। देन वी कम टू चैप्टर 12, बिल्कुल निखट्टू चैप्टर है, इसमें हम तेज ही चलेंगे, इसमें रोकना मत, एकदम किसी काम का चैप्टर नहीं है ये। सो चैप्टर 12 जो है, इट इज ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, स्टार्ट्स फ्रॉम 230, एंड्स एट 263A। इसमें कॉइन्स का जो एरिया है वो 230 से शुरू होता है और 200 एंड कहाँ तक चलता है, 200 एंड यहां तक 254 तक, और फिर 255 से स्टैम्प्स की बात होने लगती है। कॉइन्स का मामला चलेगा 230 से 254 तक, माने 24-25 सेक्शंस, एंड फिर 255 से 263A तक स्टैम्प्स की बात होगी, विच विल बी अराउंड 8 सेक्शंस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देम। कॉइन डिफाइन किया गया है, ध्यान रखना इसमें कॉइन अलग है,
नॉर्मल कॉइन कोई भी हो, और उसके बाद इंडियन कॉइन अलग चीज है। इंडियन कॉइन वो है जो सर्कुलेशन में है, इंडिया में यूज होता है, और बाकी कॉइन्स वगैरह में बाकी चीजें पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, अजीब अजीब से दमड़ी वमड़ी वगैरह, फरुखाबाद कॉइन एंड ऑल दैट, वो भी करेंसी में आता है, तो हम इसको चेक करेंगे बाद में। तो नाउ whenever you are counterfeiting a coin or Indian coin, then you will come under 231 and 232, इनको एक ब्रैकेट में डाल दो। 233 से लेके 235 तक यू आर मेकिंग और सेलिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफीटिंग। ऊपर आप कॉइन्स के साथ डील कर रहे थे, यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। 31 32 अलग, 33 34 35 अलग। 35 में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है पोजेशन, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन भी है तब भी आपको सजा कर दी जाएगी, ठीक है। देन वी कम टू, अच्छा अगर किसी के पास एक इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है जो जाली कॉइन्स बनाने के लिए काम आता है, तो क्या हम अज्यूम कर सकते हैं जनरली कि उसी ने कॉइन्स जो है वो काउंटरफीट करे हैं, दैट ही हैज यूज्ड इट फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन्स? ये आप ही ने बताया था कि ये कॉइन्स वाले इसमें प्रिपरेशन इज आल्सो पनिशेबल, तो yes, if he has, which is normally not in possession of somebody, then definitely a reasonable suspicion arises, and if he doesn't have any reasonable explanation, then yes. कौन से सेक्शन में आएगा ये इंडियन एविडेंस एक्ट के? Presumptions. किसी के पास चोरी का माल पाया जाता है तो हम ये, Presumptions में कहीं तो भी हाँ लिखा है ना मैंने 114 411 अच्छा एविडेंस 114, ठीक है। सो 114 में जो भी ऐसी कॉमन कोर्स वाली चीजें होती हैं, अगर आप किसी के पास बहुत सारे काउंटरफीट सिक्के पड़े हुए हैं और वो रेगुलरली यूज कर रहा है, तो यू कैन सेफली अज्यूम दैट दिस पर्सन हैज बीन डीलिंग इन इट, है ना। अगर किसी के पास कोई कहीं पे चोरी हुई है और किसी के पास वो मोटी ताजी चेन है किसी भिखारी जैसे दिखने के वाले इंसान के पास, तो आप अज्यूम कर सकते हो, है ना। मगर अच्छा यहाँ पे ये ध्यान भी रखना कि 110 ऑफ एविडेंस एक्ट भी होगा यहाँ पे। अगर किसी के पास किसी चीज का पोजेशन है तो माना जाएगा कि वो ही उसका ओनर है जनरली, जब तक कि आप प्रूव ना करो कि वो उसका ओनर नहीं है। तो ये जब चोरी वोरी के माल और पोजेशन वाली बात आती है तो 110 को भी हम साथ में रीड करेंगे। एनीवेज एविडेंस में ना जाते हुए 236 में अबेटिंग इन इंडिया द काउंटरफीटिंग आउट ऑफ काउंटरफीटिंग ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन, व्हाटएवर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। 237 एंड 238 में आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो, इनको अलग कर देना ब्रैकेट। 239 से लेके 241 तक आप डिलीवरी करते हो, कूटकृत कॉइन्स को, कूटकृत ही बोलेंगे शायद इन्हें, कूटकृत कॉइन्स को आप परिदत्त करते हो, डिलीवरी ऑफ काउंटरफीट कॉइन्स। 242 एंड 243 में आप पोजेशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन्स बाय अ पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफीट व्हेन ही बिकेम पोजेस्ड ऑफ इट। जब आपके पास उसका पोजेशन आया, आपको पता था कि वो काउंटरफीट है, तो 242 में आ जाओगे। 242 और 243 को 252 और 253 के साथ कनेक्ट कर देना, वहां पे भी ये नॉलेज की और पोजेशन की बात होती है। वहां ऊपर काउंटरफीट कॉइन्स हैं 42 और 43 में, 52 और 53 में ऑल्टर्ड कॉइन्स हैं। देन वी कम टू 244 एंड 245। जब आप there's a person employed in mint causing coin to be of different weight and composition from that fixed by law। mint वो है जहाँ पे बनाई जाती हैं कॉइन्स, वहां पे अगर कोई हेर फेर करता है whoever is employed there then he comes under 244। और अगर कोई उठा के वहां से अपने घर ले जाता है मिंट के इंस्ट्रूमेंट्स, तो दैट अगेन इज पनिशेबल अंडर 245, राइट। अच्छा मिंट के बारे में कोई सेक्शन है क्या सीआरपीसी में सोनिया मैम? सर आई डोंट रिमेम्बर अभी।
Okay, 292. Is it about Mint? Mint expert, scientific experts को बुलाए जाने के लिए. ठीक है, that is one section. उज्जवल सर, आप कुछ पूछना चाहते थे? आपने सर म्यूट कर दिया अपने आप को. हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलो. नहीं नहीं, अब म्यूट कर दिया आपने, अनम्यूट करो अपने आप को. हाँ, अभी. मनी है इसमें, हम ये सारी कनेक्शन मिंट वाली और ये सब लगा सकते हैं. हाँ जी सर, मनी हाइस्ट में लगा सकते हैं, करेक्ट. ठीक है, फिर आते हैं हम 246 के ऊपर. पोजेशन के लिए यहाँ पे 24, 110 और 114 क्या लिखा है यहाँ पे? पोजेशन पे मैंने बात करी थी आयुषी कि जब भी हम कोई चीज अगर कोई पोजेस कर रहा है ना, तो ये प्रिजम्पशन करी जाएगी कि दैट पर्सन इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी अनलेस एंड अनटिल द अदर पर्सन हु इज अपोजिंग दैट assertion proves that he is not the person who should be possessing that property or who is the owner of that property. That is 110 of Indian Evidence Act, which asks the court to make that presumption. ठीक है. Then we come to 245 हमने कर लिया. 246 से लेके 249 तक जब आप कॉम्पोजिशन को ऑल्टर करते हो कॉइन्स की, या फिर आप ऑल्टर्ड अपीयरेंस जो है कॉइन की, अपीयरेंस को ऑल्टर करते हो सो दैट इट पासेस लाइक अ कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे ऑल्ट्रेशन की बात होती है, इन पे ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप मार्क कर लो कि क्या क्या अलग अलग ब्रैकेट्स हैं. फिर हम बीच के सेक्शंस की बात कर चुके हैं. डायरेक्ट 255 से 263 ए को आप मार्क कर लो, ये स्टैम्प्स के बारे में बात करता है. और ऊपर हमने जितनी बातें करी हैं, काउंटरफीट, पोजेशन, ऑल्टरेशन, यूजिंग इट एज जेन्युइन एंड किसी चीज को इरेज करना, ये सारी चीजें स्टैम्प्स के ऊपर जो लागू होती हैं वो 255 से 263 ए के में ए सेक्शंस में आती है. लेट्स कम टू चैप्टर 13 नाउ. Chapter 13 talks about weights and measures. Not very important again. ये वही है जो नायक मूवी में होता है ना, वो वेट्स एंड मेजर्स को गलत तरीके से यूज कर रहे होते हैं, अनिल कपूर और परेश रावल जाके पकड़ लेते हैं. तो 264 talks about fraudulent use of false instrument for weighing, fraudulent use of false weight और measure. तो वो जो 2 किलोग्राम और 5 किलो जो सब्जी लेने जाते हैं, उन सब चीजों में अगर किसी ने वेट की गड़बड़ी करी हुई है, मशीन के नीचे मैग्नेट लगाई हुई है उसे भारी करने के लिए, तो ये सारी चीजें 264 265 में आप अगली बार किसी दुकान पे जाओ तो आईपीसी की बुक खोल के रख देना 264 और 265. फिर 266 और 267 बीइंग इन पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स. अगर किसी के पास सिर्फ पोजेशन भी है, जैसे हमने काउंटरफीट कॉइन्स की बात करी थी, सिर्फ पोजेशन होने पे भी सजा मिलती है, स्टैम्प्स में भी, और उसी तरह वेट्स एंड मेजर्स पे भी. तो जरूरी नहीं है कि आपको ये दिखाना पड़े कि जो आपका, जिसने आपको चीनी बेची थी, उसने सही में यूज किया था उस चीज को, या किसी और के साथ यूज करता है या नहीं करता है. अगर उसके पोजेशन में भी है तो भी उसको सजा मिलेगी. अगली बार से आपको एक एक चीनी का दाना गिन के देगा. Then we come to 267, making or selling false weight or measure. अगर आपने ऐसा कोई बना दिया है false weight और measure, तो again that is gonna be punishable. Now let's come to chapter 14. Chapter 14 पे आने से पहले एक बार देख लेते हैं हमने पीछे कौन कौन से चैप्टर्स करे. So first chapter was 1 से लेके 5 तक introduction. Then general explanations 6 से लेके 52A तक. I can only see Vivek speaking as always.
देन चैप्टर 3 इज पनिशमेंट्स 53 से लेके 75 तक. एक बार अपनी किताबों से हटके खुद बोलने की कोशिश करो. चैप्टर 3 इज पनिशमेंट 53 से लेके 75 तक. चैप्टर 4 इज जनरल एक्सप्लेनेशंस 76 से लेके 106 तक. चैप्टर 5 इज ऑफ अबेटमेंट 107 से लेके 120 तक. चैप्टर 5A is criminal conspiracy 120A and 120B. Chapter 6 is against the state and chapter 7 is about army 121 to 130, 131 to 140. Then we come to important chapters. First important chapter is against public tranquility. Starts from 141, ends at 160. Then comes chapter 9, which is about public servants, by or relating to public servants. 161 से 165A repealed है 1988 की एक्ट से. 166 से 171 पब्लिक सर्वेंट्स की बात करता है. Chapter 9A talks about elections from A to I. Chapter 10 talks about contempts of lawful authority of public servants. 172 से लेके 190 तक, which is very very important. And then chapter 11 बात करता है. Chapter 11 बात करता है false evidence के बारे में. 191 से शुरू होता है 229A पे खत्म होता है. 229A talks about failure by person released on bail or bond to appear in court. 191 जो हमने शुरू किया था वो था false evidence. Then comes coins. 230 से लेके 254 तक coins की बात होती है और 255 से लेके 263A तक stamps की बात होती है. ये आता है चैप्टर 12 के अंडर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. और 13 भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये एक ध्यान रखना, 12 और 13 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये बार बार कंफ्यूज करते हैं जब हम चैप्टर्स की बात कर रहे होते हैं या फिर कहीं पेपर में लिखा आ जाता है कि चैप्टर 12 क्या है या चैप्टर 11 क्या है. तो 12 एंड 13 ये दोनों बेकार चैप्टर्स हैं. सो गवर्नमेंट स्टैम्प्स, काउंटरफीटिंग एंड वेट्स एंड मेजर्स, चैप्टर 13. Let's come to chapter 14 now, which is very important. Sanjeev sir bhi hai aaj meeting mein. Hi Sanjeev sir. And who is V2037? I don't know if you can come on video or talk to us. Anyways, let's talk about chapter 14 now. अब चैप्टर 14 में ना ऊपर ही लिख लेना कि पब्लिक हेल्थ में कितने सेक्शंस हैं. इसके अंदर ये सारे ब्रैकेट्स हैं अलग अलग अपने आप में. पब्लिक हेल्थ में कितने सेक्शंस हैं, सेफ्टी में कितने सेक्शंस हैं, कन्वीनियंस में कितने सेक्शंस हैं, एंड डिसेंसी एंड मोरालिटी में, इन दोनों में कितने सेक्शंस हैं. ये 4 ब्रैकेट्स बना लेना. पहला ब्रैकेट है हेल्थ, विच इज 268 to 278. 10 सेक्शंस हैं इसमें. स्टार्ट्स फ्रॉम 268 and ends at 278. Then we talk about safety, which is from 279 to 283. 6 sections हैं इसमें. Sorry, 5 sections हैं. Then we come to convenience from 284 to 289. And then we come to decency and morals 292 to 294A. That is where our chapter ends. Let's talk about them briefly. अरे एक मिनट 284 to 289 and डिसेंसी एंड मॉरल्स कहाँ से कहाँ तक है? सर 292 से 294A यहाँ स्क्रीन पे लिखा है मैंने. है कहाँ? अच्छा 280 नहीं समझा. डिसेंसी एंड मॉरल 292 से 294A एंड तक 294A. ठीक है. Let's go ahead. Now public nuisance. What is public nuisance? Whenever you are being nuisanceable, obviously you are making nuisance. आप दूसरों को annoy कर रहे हो अपनी हरकतों से, injure कर सकते हो आप लोगों को. That is public nuisance. 268. 269 is negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life. COVID,
अगर कोई भी नेग्लिजेंटली कुछ ऐसा करता तो उसको 269 में डाला जाए। जैसे कि जो लड़के वगैरह होते थे वो बाहर निकलने के लिए बड़े इच्छुक होते थे तो वो निकल जाते थे, दैट वाज नेग्लिजेंट, ठीक है। बट अगर कोई जानबूझ के बाहर निकल रहा है, मैलिग्नेंट एक्ट है टू स्प्रेड इन्फेक्शन, देन इट इज 270। कोविड में स्टार्टिंग में वो कनिका कपूर के ऊपर लगाया था ना यूपी में, याद है? हाँ हाँ, कनिका कपूर पे लगा था ये, करेक्ट। सो 269 एंड 270, ठीक है। और फिर डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल, ये हम सब लोगों ने सहा ही है 1 साल तक, तो हम भूल ही नहीं सकते। तो 269, 270 और 271 को कोविड लिख देना। 268 हमारा डिफाइनिंग क्लॉज है पब्लिक न्यूसेंस के लिए। देन वी कम टू 272। 272 से लेके 274 तक एडल्ट्रेशन की बात होती है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है when you spoil something, the elements of something, you make it not fit, ठीक है। So if you are there's some adulteration that you're doing with food or drink intended for sale. Important क्या है? Intending for sale, अपने आप खाने पीने के लिए आप जहर घोल के जितना मर्जी पीना चाहो पियो, मगर बाकियों के लिए ऐसा कुछ नहीं करना। So 272 is adulteration of food or drinks intended for sale. Sonia ma'am? हाँ जी सर, so when we have some special act, just like Food Regulation Act, so what statute to follow, IPC or the Food Regulation Act? बिल्कुल हम स्पेशल जो है उसी को फॉलो करेंगे। जनरल लॉ को, अगर यहाँ पे जनरल है तो आप जनरल यूज करो, नहीं तो हम स्पेशल है तो स्पेशल यूज करेंगे। अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो अलग से दिया गया है तो आप दोनों को साथ में यूज कर लो। 272 रेड विद व्हाटएवर एक्ट, कोई हार्म नहीं है उसमें। इंग्रेडिएंट्स जहां भी पूरे होते हैं उसे लगा दो। 273 टॉक्स अबाउट सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। अब आपने कुछ पूछा ना? किसी की आवाज आ रही है? I said, मैंने सॉरी आई इंटरवीन। हाँ जी I सर। said, सोनिया मैम ने कुछ स्पेशल एक्ट का पूछा ना? हाँ जी हाँ जी What was the question? Can she repeat? सर, उन्होंने बोला कि अगर एक स्पेशल एक्ट है और एक जनरल एक्ट है तो कौन सा एक्ट लगेगा। सो द आंसर इज कि स्पेशल एक्ट लगेगा। वो तो मुझे सेक्शन 5 में सीआरपीसी में बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्ञान सर ने स्पेशली बताया। क्या बताया था सर? स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ना, जो सेक्शन 5 सेविंग में जो दिया सीआरपीसी में। यही तो कह रहा हूँ सर, स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। हाँ, आई एम जस्ट सब्सटेंशिएटिंग। हाँ जी हाँ जी, सेक्शन बिल्कुल। 5 में क्लियर दिया हुआ है ना सीआरपीसी में। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सेक्शन 5 लिख लेना मैम। सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी स्पेशल एक्ट को प्रिवेल करने को दिया जाएगा। सो 272 में आपने खुद एडल्ट्रेशन करी है, और 273 में जो नॉक्शियस चीज पहले से है, किसी और ने नॉक्शियस बनाई है या नहीं हमें कोई लेना देना नहीं है, बट आपने उसकी सेल करी है। और फिर उसके बाद 274 एक अलग से स्पेशल एडल्ट्रेशन का ऑफेंस बनाता है ड्रग्स में, मेडिसिन एंड एवरीथिंग। सो मेडिसिन में अगर आप कोई भी एडल्ट्रेशन कर रहे हो तो आप 274 में आ जाओगे। ये 3 सेक्शन एडल्ट्रेशन के ऊपर थे। 275 और 276 को एक जगह पे रखते हैं। 272 रेड, सॉरी, 272 रेड विद व्हाट? रेड विद वो मैम जो कह रही थी ना कि 272 अगर ऐसा कोई ऑफेंस स्पेशल एक्ट में भी है तो आप साथ में रीड कर लो दोनों को। सॉरी सर। सो 272 से लेके 276 तक, सॉरी 274 से लेके 276 तक एक ब्रैकेट है जो ड्रग्स के ऊपर है। 274 एक तरह से कॉमन टाइप का हो गया, ये देख लेना ध्यान से। इसमें एडल्ट्रेशन भी आती है, ड्रग्स भी आते हैं, तो ये इसमें भी फॉल कर सकता है और इसमें भी फॉल कर सकता है। Then we come to 277 and 278, which is about गंदगी फैलाना। तो ये अभी रिसेंट पास्ट में काफी यूज होने लगा है, जब से थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में लोग थोड़ा बहुत ध्यान करने लगे हैं। तो इफ यू आर फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, आपने नैनी झील में कूड़ा फेंक दिया तो आपके ऊपर 277 लगेगी। अगर आपने एटमॉस्फेयर नॉक्शियस किया है, जैसे आपका गाड़ी में से धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो 15-20 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हो, तो वो आपकी व्हीकल वाला जो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें भी आता है, और यहाँ पे भी आप उसे कर सकते हो। नहीं तो आप
किसी भी और तरह से ओपन बर्निंग कर रहे हो गार्बेज की, then again that will be an offense. Then we come to 279, rash driving or riding on a public way. That everybody knows, rash driving karna on a public way, 279. Most of us are aware. डेथ बाय नेग्लिजेंस भी इसके साथ ही लिख लेना 304A में. 304A is death by negligence. 280 is rash navigation of vessel. यहाँ पे आप ships and boats की बात करने लगते हो. So 280 से लेके 283 तक maritime stuff, ठीक है, ये ज्यादा important नहीं है. Then we come to 284 से लेके 289, which is very very important. यहाँ से सब negligent conduct शुरू हो जाता है. 284 talks about any negligent conduct with regards to poisonous substance. ठीक है. So जैसे आपके strict liability के cases होते हैं, अगर क्लोराइड वगैरह, आप क्लोरीन वगैरह, क्लोरीन गैस आप इधर से उधर कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और उसके साथ आप नेग्लिजेंस कर देते हो, तो एक पॉइजनस काइंड ऑफ पॉइजनस इफेक्ट है उसका. ठीक है. तो दैट इज नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस. Then we come to 285, negligent conduct with respect to fire and combustible matters. मैंने आपको एक केस बताया था जिसने आग लगा दी थी किसी और के घर में. तो अगर आप उस काम को नेग्लिजेंटली करोगे तो अगेन इट विल कम अंडर 285. ठीक है. एक केस हुआ था हमारे साथ, हम दिल्ली में रहते थे अराउंड 2016, जहाँ पे एक बच्चे ने दिवाली के दिन पे कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा उपद्रवी बच्चे होते हैं, उन्होंने फुलझड़ियां जलाई और अपने दोस्त के घर में फेंक दी 4थे फ्लोर पे. और पता चला कि वो दोस्त घर पे तो था नहीं. अगर होता तो भी कोई मतलब तो भी बड़ी गलत बात थी, मगर वो घर पे नहीं था और उनका पूरा घर फूक गया, पूरा घर जल गया उनका. That is a case of negligent conduct with respect to fire or combustible matters. Then we come to 286, negligent conduct with respect to explosive substances. तो obviously कोई ऐसी चीज लेबोरेटरी से आप उठा के ले आते हो या ऐसा कुछ कर देते हो जिससे बहुत सारे बच्चों को चोट लग जाती है, and you are negligent with it, then it is 286. 287 with respect to machinery. बहुत बड़ी मशीनरी आप हैंडल कर रहे हो. आजकल बुलडोजर बहुत चल रहे हैं, चलते फिरते आपने लगा दिया किसी के कान पे, तो 287 में आप आ जाओगे. 288 is negligent conduct with respect to pulling down or repairing of buildings. So if you are pulling down a building, आसपास के लोगों को इवैक्यूएट कराया जाता है. बहुत बार जब हम पुल डाउन करते हैं, अभी सुपरटेक की जो ट्विन टावर है नोएडा में, उसको पुल डाउन किया गया है, तो दे इवैक्यूएटेड ऑलमोस्ट 300-400 people around the building. So if you don't do that and if you are negligent, someone gets hurt, then it comes under 288. 289 is negligent conduct with respect to animals. आपको पता है कि आपका कुत्ता नहीं शेर है और वो किसी को जाके गले मिल जाता है. In that case, if you are not taking control of your animal, then 289. 290 talks about punishment for public nuisance in case not otherwise provided for. इनके अलावा कोई भी केस होगा तो वो 290 में आ जाएगा. 291 talks about continuance of nuisance after injunction to discontinue. When you have been put an injunction on that you discontinue whatever you are doing and something that is causing harm to people or annoyance to people or inconvenience to people. In that case, if you continue, then it becomes a difficult situation and comes under 291. Then we have 292 से लेके 294A तक, जो ऑब्ससीनिटी के ऊपर बात करते हैं, डिसेंसी एंड मोरालिटी के बारे में बात करते हैं. सो इफ देयर आर सेल, इफ देयर इज अ सेल ऑफ ऑब्ससीन बुक्स एटसेट्रा, तो अगर आप कोई भी तरह की ऐसी ऑब्ससीन बुक्स वगैरह बेच रहे हैं मार्केट में, यहाँ पे आपका पोजेशन रखना भी, इस केस में भी आपका पोजेशन भी एक अपराध हो जाता है. तो 292 में आप बुक्स वगैरह बेचते हैं, पोजेशन रखते हैं. 293 में बात होती है सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्संस. हु इज अ यंग पर्सन? कैन एनीबॉडी टेल मी?
हाउ डू यू डिफाइन अ यंग पर्सन? Between 16 to 18. नहीं, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। All minors. नहीं, सो आईपीसी में जब भी आप बात करोगे ना, तो कहीं पे भी ये आईपीसी क्या, किसी भी लॉ में जब आप बात करोगे तो नेवर प्रिज्यूम a person who has not come of age, a person who is minor, a person who is young, a person who is of unsound mind, a person who is of tender years. ये सारी जो टर्म्स हैं इनके लिए अलग अलग एजेस लॉ ने बताई हुई है। तो अपने आप से 18 कहीं पे भी, हम ज्यादातर 18 मान लेते हैं ऐसी चीज में, वो आप प्रिज्यूम मत करना। तो यहाँ पे आपका चेक करना एक बार, 21 ईयर्स है। 292 में यंग पर्सन को 21 ईयर्स के नीचे के बच्चों को बोला गया है। ठीक है, इसी तरह से जब हम 82 83 की बात करते हैं तो वहां पे बच्चे माइनर जो हैं वो 7 और 12 साल के हैं। राइट, जब हम एबडक्शन और किडनैपिंग की तरफ जाते हैं तो वहां पे फीमेल की किडनैपिंग अलग है और मेल्स की किडनैपिंग अलग है, 18 और 16 साल। राइट, जब शादी की बात होती है तो 18 और 21 साल उम्र आती है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। तो हर जगह एज बदलती जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आ, ये प्ली बार्गेनिंग वगैरह जो होती है, प्ली बार्गेनिंग आपको, और प्रोबेशन वगैरह के केसेस जो आते हैं, वहां पे जो आप देखोगे बच्चों के खिलाफ अगर आप ऑफेंस करते हो तो आपको नहीं दिया जाता रिलीफ। वहां पे बच्चे की एज 14 कर दी जाती है, वहां पे 18 नहीं, बच्चे को 14 से नीचे मानते हैं। इसी तरह से जब आप सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी देखोगे तो वहां पे आप किन किन को नहीं बुला सकते इन्वेस्टिगेशन के लिए एज अ पुलिस ऑफिसर, वहां पे भी एज सेक्शन, वहां पे भी एज है 15 साल से नीचे के बच्चों को नहीं बुलाओगे। तो अपने आप से कभी भी अज्यूम नहीं करना कि 18 है। कहीं पे भी अगर यंग लिखा है, माइनर लिखा है, छोटा बच्चा लिखा है, नॉट ऑफ एज लिखा है, ठीक है। सो ऑल दिस वी डोंट टेक इनटू रिक्वेस्ट कंसीडरेशन। राघव जी, ये जो आपने बताया है बहुत बढ़िया बताया। इसका आई जस्ट रिक्वेस्ट, अगली बार हो तो एक छोटा सा एक स्लाइड बना देना, किस सेक्शन में किस चीज के लिए बच्चों की एज क्या है, तो वो एक हम लोगों को हो जाएगा तो सर मैं एक बार अच्छा। ना सेक्शंस रिपीट करता हूँ, आप स्लाइड बनाना इसकी, ठीक है। आप सेक्शंस नोट डाउन कर लो। ऐसे मत करो भाई, ये ऐसे सर कर दिया अब तो। नहीं, चलो नोट कर लो, मैं जब ये टॉपिक आएगा तो मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फिर भी अपनी तरफ से करना। 82 83 आईपीसी। हाँ, हेलो, पर्सन सबसे पहले तो 293 से चालू किया, उसके बाद ये पूरे बताओ। सॉरी बताइए ना। बता तो रहा था, फिर रोका क्यों? 293 आईपीसी, 160 सीआरपीसी, 360 सीआरपीसी, सेक्शन 5 ऑफ एचएमए, 359 से लेके 361 ऑफ आईपीसी, then what do we have? यार 160 सीआरपीसी तो ये पुलिस की इंफॉर्मेशन देना होता है। पुलिस किस किस को बुला सकती है यहाँ पे, है ना, पुलिस who can be called for investigation, तो they cannot call people below the age of 15 years, above the age of 65 years, they cannot call women, all that stuff that is in 160. ये जो आप बता रहे हो 360 सीआरपीसी सेक्शन 5 एचएमए एज से रिलेटेड है क्या? हाँ, एज से रिलेटेड है सर, इसमें चेक करो ना, आप पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा। इसमें प्रोबेशन वगैरह की बात होती है, कहाँ कहाँ पे प्रोबेशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। जब आप बच्चों के खिलाफ कुछ कर देते हो या सेक्सुअल ऑफेंसेस करते हो, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस करते हो, प्रोबेशन नहीं मिलती, तो वहां पे क्या क्या चीजें हैं वो आप एक बार देखोगे, आपको मजा आएगा। हाँ बताइए। ठीक है, इसी तरह से एक बार चेक करना 376। 360 इसमें क्या एज है? 15 इयर्स, लेस देन 15। हाँ, 376 की जब बात होती है, 376 में जो मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप में बच्चों की क्या उम्र है, और इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी है, पहले ये 15 हुआ करती थी, अब 18 है, ये भी चेक करना। हाँ। तो ये सारी चीजें एक बार आप लोग चेक करना।
ये और क्या क्या बोला आपने, सेक्शन 82 भी है, सेक्शन 82 सर और 82 82 83 तो आईपीसी का है, 82 83। तो उसमें क्या है? इसमें बच्चों की एज है ना, डोली इनकेपेक्स एंड डोली कैपेक्स, 7 साल से नीचे कोई अपराध नहीं कर सकता, 7 से 12 साल के बीच में क्या होता है, ऑल दैट। ये अभी अभी एक सेकंड, छोड़ के गया है कोई। हाँ, ये तो अभी बताई ना सोनिया मैम ने। हाँ अभी अभी बताया था सोनिया मैम ने। एक सेकंड ऊपर करना, ये बस ये क्या है सेक्शन, अच्छा ये क्या लिखा है आपने, चैप्टर 15 के ऊपर 14 और 15 18 क्या है ये पता नहीं। ये सारे सर मैंने बस ये सेक्शंस लिख दिए, आप इनको नोट कर लो, जब इनको पढ़ोगे तो आपको ये सारे आ जाएंगे, वो सारे रिपीट किए हैं मैंने, हम्म, राइट। अच्छा अच्छा इसके बाद आ जाते हैं ऑप्शन। 15 to 18 किसका है, ये क्या है नीचे जो लिखा आपने, मैसेज 15 में to, आ गया कौन ये सा? 15 to 18 किसका है, ये जो 376 376 के नीचे लिखा है, इसके नीचे, हाँ ये 15 to 18 क्या है, अच्छा वो एक, 376 376 का है। अच्छा अच्छा ठीक। 376 का आखिरी एकदम एकदम आखिरी देखना, ठीक लाइन जो है वहां पे है, ठीक है। ठीक है 294 पे आ जाए। 294 टॉक्स अबाउट ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। अगर आप रोड पे कोई, खाने को ले लेट होता है ना नीचे। सॉरी, हो गया टाइम, टाइम 9:30। अरे तो कहीं भी थोड़ी रुक जाते हैं, आई नो दैट 9:30 हो गए हैं, लेट्स जस्ट गिव इट अ क्लोज ना। यहाँ पे क्लोज करेंगे हम 298 पे, आई नो आई एम सीइंग। 294 is obscene acts and songs. If you are acting in a manner which is not decent and if you are singing songs etc. तो वो आपका 294 में आ जाता है। अच्छा इस केस में इफ यू, अगर आप किसी की मॉडेस्टी भंग कर दो किसी फीमेल की, वो कहाँ पे चला जाएगा फिर, कौन से सेक्शन में चला जाएगा? 54। 354 में आपको क्रिमिनल फोर्स यूज करना होता है। अभी मैंने बोला कि यू आर यू आर जस्ट 509 सर। 509 करेक्ट। बताओ विवेक को पता है। Vivek is the youngest student that we have. Great, lovely. 294A is keeping lottery office. Not important, but if you know lottery and stuff, if that is happening, then that again is something that comes under indecent stuff and immoral stuff. Let's come to the last chapter, which is chapter 15, offenses relating to religion, which is very, 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 very important. Whether we talk about the social situations in the country, whether we talk about frequency of these offenses, or if we talk about examinations, these offenses are very important and these are very interesting as well. So 295 talks about injuring or defiling place of worship with the intent to insult the religion of any class. बहुत ही गंदा कलर यूज कर लिया मैंने। डीफाइलिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? डीफाइलिंग का मतलब होता है एनीथिंग जिस भी चीज को आप दूषित कर दो, समथिंग दैट इज प्योर एंड यू आर डूइंग, से सपोज कि आपने मंदिर में जाके एक मुर्गा काट दिया, दैट इज डीफाइलिंग मंदिर, ठीक है ना। आपने वहां पे जाके खोल दिया, डट खोल के बैठ गए, दारू वगैरह पीने लग गए, दैट इज डीफाइलिंग अ प्लेस। ओके। सो इंजरिंग और डिफाइलिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सो अगर आपने इंजर किया है, जैसे वो हमारे मोहम्मद गोरी ने किया था 712 बीसी में, एंड फिर उसके बाद 1191 1192 एंड ऑल दैट, सो दैट इज इंजरिंग ऑफ वर्क प्लेसेस ऑफ वर्शिप with the intent to insult the religion of any class. So intent is very important, that the intent should be to insult the religion of any class, right? प्रधान सर आपको सुन लिया हमने। हाँ सर। आपकी सर हमने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तबीयत खराब है आपकी। हाँ सर। राइट सर। ओके 295 में ये ध्यान रखना। अच्छा हमने क्लास के बारे में कहीं पे देखा था क्या, कहीं पे डिफाइंड था क्या क्लास? डिड वी सी क्लास बीइंग डिफाइंड एनीवेयर? Article 14 of the Indian Constitution talks about the class.
टॉक्स अबाउट द क्लास तो चलो एक अलग तरफ है, मैं आईपीसी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे डिफाइन किया गया, जहाँ पे कुछ क्लास के बारे में बताया गया हो। सेक्शन 12 में हमने क्लास कम्युनिटी देखा था क्या कहीं पे? सेक्शन 12 में पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक डिफाइंड था उसमें लिखा था इट इंक्लूड्स अ क्लास और कम्युनिटी, राइट? तो सेक्शन 12 लिख लेना इसके आगे ऑफ आईपीसी। Then let's go on to 295A, which is deliberate and malicious act intending to outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief. First of all, it has to be with intention, deliberate होना चाहिए. To outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. ऊपर आप क्या कर रहे हो? Place of worship के ऊपर आपका अटैक है. यहाँ पे रिलीजन या रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर आपका अटैक है, ठीक है? सो दिस इज 295A. देन वी टॉक अबाउट डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली. ऐसा कुछ हमने पीछे भी पढ़ा था क्या? रिलीजियस असेंबलीज वगैरह में कुछ ऐसा कर देना, उपद्रव फैलाना, कहीं देखा था हमने ऐसा ऑफेंस? Unlawful 153 में कुछ था क्या? assembly. हाँ करेक्ट आयुषी. 153B जाके देखो एक बार क्या है. सॉरी, हाँ 153A एंड बी दोनों ही, 153A, AA, B, ये सारे ये यूनिटी, रिलीजन, क्लास, बर्थ, लोगों के बीच में लड़ाई करवाना, ये सारी चीजों के बारे में बात करता है. तो 153 वगैरह भी इसके साथ ही लिख लेना. मैं क्लास के बाहर चली गई थी, तो क्या चल रहा है अभी? कुछ नहीं, यही चल रहा है सेक्शन, ये चैप्टर 15. वी आर ऑन 296. 297 talks about trespassing on burial places. There was a very famous case here around in Meerut, I think, जहाँ पे there was a person who was uh, who was indulging himself into sexual intercourse with dead bodies in crematoriums and at these places जहाँ पे भी dead bodies आती हैं. तो ये 297 में आ गया था. इसके अंदर नेक्रोफीलिया कहा जाता है इसको, आई थिंक, नेक्रोफीलिया. तो इफ यू ट्रेसपास ऑन बरियल was Nithari Khan case. शायद सर वो निठारी तो सर कहीं और का है, मेरठ में ये दूसरा केस कोई और था. वो गाजियाबाद का था निथारी केस. ये जो there was a Sikh gentleman and his servant. हाँ Servant used to वो आपने क्या वर्ड बोला, नार्को क्या नेक्रोफीलिया. नेक्रोफिलिया. तो नेक्रोफिलिया से सफर कर रहा था because he used to indulge in sexual intercourse with the dead bodies, if I'm not. ओके. हाँ निठारी तो कांड ये अलग है। this is about. उज्जवल सर कुछ कह रहे हैं आप? निठारी तो अलग है जी, मतलब इस तरह का नहीं है वो कांड. वो तो मतलब बच्चों को मार के खा जाते थे. ऐसा ही कुछ रिलेटेड कहना चाह रहे हैं राजेश सर, कोई बात नहीं. सो वी गॉट द आइडिया कि क्या है ये चीज ना. तो दैट टॉक्स अबाउट 290. लेकिन उसमें ये आया था कि बच्चों को मारने के बाद he used to have sex with the dead bodies, ऐसा कुछ आया था. That's what I don't know how far it was proved. I just talking of the media report, ना. राइट साइड, राइट, ठीक है. सो 297 में ये आता है ट्रेसपास बरियल प्लेसेस. ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ऑल्दो फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा बाहर तो यूज नहीं मैंने होते हुए देखा, बट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है. सो एवरीबॉडी कैन नोट दैट. So trespassing on burial places. Then 298 is uttering words etc. with deliberate intent to wound the religious feelings. तो ऊपर 295 में आपने डिफाइलिंग करी थी एक प्लेस ऑफ वर्शिप की. फिर आपने 295A में मेलिशियस एक्ट किया था फीलिंग्स आउटरेज करने के लिए. यहाँ पे इंजरी हुई थी 295 में. 295A में आउटरेज करी थी रिलीजियस फीलिंग्स, इंसल्ट करी थी आपने,
और फिर 298 में यू आर अटरिंग वर्ड्स एंड डूइंग दीज एक्ट्स वगैरह, जिसकी वजह से डेलिबरेटली यू आर वोंडिंग द रिलीजियस फीलिंग्स। राघव जी एक चीज है मेरे को थोड़ा बताना है, 297 जो अपन बात कर रहे थे, तो आपने एग्जांपल दिया, लेकिन ट्रेस पासिंग में और क्या एक्टिविटी होगी? इट्स अ वेरी vague kind of context of 297. Even if you see the section, trespassing, what will constitute trespassing? Point is that, na? ट्रेस पासिंग के अंदर सर यही आएगा ना कि अगर आप किसी भी जगह पे हो जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए और फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो तो 297। नहीं, अब ऐसा है lot of times you cross the grave area and all that, वो trespass तो नहीं हुआ ना। अब you are going नहीं, through वहां पे फिर सर आप इंटेंट देखोगे ना, इंटेंट सबसे जरूरी है किसी भी क्राइम के लिए। तो when you get to see the intent of the person being malicious or there is something wrong, then you make an offense। नहीं तो अदरवाइज तो ऐसे ट्रेसपास बनाने लगे तो हर आदमी जेल में होगा। ठीक है ना। अब कोई बच्चे अपनी बॉल लेने किसी जगह पे चले जाते हैं तो कहने को तो वो ट्रेसपास है, बट देन इज देयर एन इंटेंशन दैट कुछ गलत है क्या उसमें? नहीं है। But if someone is going and stealing fruits from an orchard because he wants to steal it and sell it, then it is a different story altogether. सर वन मोर सर, हेलो प्रशांत सर, हाँ जी। सर अभी ये कंप्लेंट बनाया तो कम से कम एक 20-30 हेड्स आता सर, वो पूरा लगा सकते सर फिर वो कंप्लेंट में? सर मैं आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं, एक बार रिपीट करेंगे आप? एक कंप्लेंट अभी ट्रेसपास, एक आदमी ने एक कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन में, ठीक है। उसमें सारा अभी सेक्शन सारा है ना सर, अभी जो हम आईपीसी में बात कर रहा, कम से कम उसमें एक 10 से 20 तक सेक्शंस अप्लीकेबल होता, मगर उसमें 1-2 लगा के पूरा बाकी का छोड़ देता। तो उसमें छोड़ दिया उन्होंने, नहीं लगाए सेक्शंस? हाँ, सेक्शंस नहीं लगाया, पुलिस ने अभी तक नहीं लगाए वो सेक्शंस। वो सेक्शंस तो 1-2 सेक्शंस लगा के बाकी का सेक्शंस छोड़ दिया, तब क्या कर सकते हैं सर फिर? तो सर वो कोई बात नहीं, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दो, जब जज के सामने जाएगा तो फैक्ट्स के ऊपर पता चल जाएगा क्या चार्जेस फ्रेम होंगे। अल्टीमेटली तो जज ने ही फ्रेम करने हैं ना चार्ज। हाँ, तो जज अपने आप डील कर लेगा। चार्जेस इसमें को कौन ऐड सा किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, सब कुछ होता रहता है, ओके है ना। ओके सर, राइट। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी को हेल्प करने के लिए कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल टू गो अगेंस्ट द पुलिस इन सच थिंग्स, वो अपने आप ही प्रोसीजर ऐसा है कि बाद में फ्रेम हो ही जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर बनाना है तो ये ऊपर ऑफेंसेस हैं जिनमें आप पुलिस को ला सकते हो। पुलिस इज ट्राइंग टू सेव द पर्सन बाय इनकरेक्टली मेकिंग अ डॉक्यूमेंट और समथिंग ना, 218, 219 वगैरह। So this comes under all this, right? ठीक है सर। ओके, सो लास्ट सेक्शन हमने देख लिया, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। नाउ आगे का हमारा सारा इंटरेस्टिंग पार्ट है, which starts from 16 and we have until 23। नेक्स्ट क्लास में हम किसी भी तरह इसको कवर कर ही लेंगे, एंड इसको खत्म करने के बाद वील स्टार्ट विद द पीपीटीज। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम पीछे से आगे की तरफ हम देख लेते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हमने देख लिए हैं। सो चैप्टर 15 में हमने ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन देख लिया है, विच टॉक्स अबाउट सेक्शन 295 से लेके 298, starts from injuring or defiling a place of worship, ends at 298, which is uttering words to hurt religious feelings. Then we have chapter 14, which starts from 268, public nuisance, and ends at 294A, which is lottery. Then we talked about chapter 13 and 12, जो 2 बेकार चैप्टर्स हैं। किन किन चीजों के बारे में? कॉइन्स के बारे में एंड वेट्स एंड मेजर्स के बारे में। कॉइन्स एंड स्टैम्प्स का हमें पता होना चाहिए, 254 तक कॉइन्स की बात होती है, 255 से स्टैम्प्स की बात होती है, एंड 264 से 267 के बीच में 4 सेक्शंस में हमारे वेट्स एंड मेजर्स हैं। नायक मूवी वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ा।
उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, सॉरी 11 पे। चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, which is about public justice. It starts from 191, which is giving false evidence, ends at 229A, which is failure by person released on bail or bond to appear in the court. After this, before this, chapter 10 में हमने देखा था contempt of lawful authority of public servants, which starts from 172, where you are absconding to avoid the service of summons, and goes on till 190, which is threat of injury to induce person to refrain from applying for protection of public servants. उसके बाद हमने चैप्टर 9A देखा, which is elections, A से लेके I तक. Then chapter number 9 relating to or by public servants. ये तीन हमें चैप्टर्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, 9, 10 and 11. 9 में है by or relating to public servants, 10 में है contempt और 11 में है false evidence वगैरह against the public justice. ठीक है, और उसके सेक्शंस भी हमें याद होने चाहिए. 9 में 161 से लेके 171 तक की बात होती है. उसके बाद 10 में 172 से 190 की बात होती है, और 11 में 191 से लेके 229A की बात होती है. ये तीनों चैप्टर्स हमें बहुत अच्छे से अलग होने चाहिए, हमारे दिमाग में ट्राइफर्केशन होनी चाहिए इनकी. Then we come to chapter number 8, which is public tranquility, starts from 141 to 160. Then we have chapter 7 and chapter 6, जिनकी गिनती एक जैसी है, 121 से 130 and 131 से 140, state and army. Then we come to chapter number 5A, जिसमें दो ही sections हैं, 120A and 120B, 1913 के. Then we come to chapter 5, which is of abatement, 107 से लगा के 120 तक. Starts from abatement of thing की definition, ends at concealing. Then we come to chapter number 4, जो हमारा एकदम सबसे प्यारा चैप्टर है, जनरल एक्सेप्शंस, 76 से लगा के 106 तक. Starts from bound by law and ends at slight harm है या वो है innocent people. 106 में risk to innocent people. Then we have chapter number 3, which is about punishments, 53 से लेके 75 तक. 53 में कौन सी punishments दी जाती हैं, 75 में अगर एक ही चीज दो बार करते हो तो आपको ज्यादा punishment मिलती है. Then we have chapter 2, which is general explanations, section 6 से लगाने के बाद, section 6 से 52A तक. 52A हार्बर है, और 6 हमें बात करता है कि जनरल एक्सेप्शंस के अधीन होगा सब कुछ. और पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन जो है 1 से लेके 5 तक, एंड दिस इज आवर IBC. Okay, I hope today's thing is clear for everybody. Any questions or any discussion that we want to? Thank you, Ujjwal sir. Any questions or any discussions? Anybody? Excellent. आज गाड़ी बहुत बढ़िया स्पीड पे चली है, मजा आ गया. मुझे थोड़ा तेज जाने का मन था, पर चलो ठीक है, अगर सबको ऐसे ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है तो हम 1-2 क्लासेस और लेके पहले इंडेक्स को ही ऐसे कवर कर लेंगे. तो हम आई थिंक कि अगले हफ्ते में मंडे एंड वेंसडे यूज करके हम इंडेक्स कवर कर लेंगे, और फिर हम स्लाइड्स पे चलेंगे. सब कुछ बढ़िया, नुसरत सर की स्पीड नहीं पकड़ने का, ठीक है सर, वाली स्पीड रखने का. राइट सर, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. Thank you so much, sir. सी यू नेक्स्ट वीक. Thank you, sir. 190 CRPC 195 से 198 पढ़ लेना सब लोग. और राजेश सर, आपने एजेस देख के आनी है सारे सेक्शंस में, देख के आना सर, सारे सेक्शंस पढ़ के आना. मुश्किल से 10-12 सेक्शन है, ठीक है. सब लोग देख लेना, ग्रुप पे दिखा देना, बात करते रहना. ऑल राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबॉडी.